Hello dear students, welcome back to the JDC classes. So dear students, फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और फाइनल टचअप देने की कोशिश है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस। आप जितनी अच्छी पढ़ाई करेंगे उतना ही ज्यादा आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप मॉडल पेपर सॉल्व नहीं करेंगे ना तब तक आपको ये कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, उनमें आपको एक अपना जो एक्सपीरियंस है, जो अपना नॉलेज है उसको लगाना कैसे है। और उसी के लिए जीडीसी लेके आया है मॉडल पेपर सीरीज। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरिजिनल पेपर कैसा आता है, और उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे मॉडल पेपर डिजाइन किया है विद द कंप्लीट सिलेबस फॉर द ऑल द फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन। चाहे आप डीएमआर की बात करिए, चाहे आप जेकेएसएसबी की बात करिए, गुजरात की बात करिए, एमपी फार्मासिस्ट की बात करिए, हर एग्जाम में रेम्स की बात करिए, रेलवे की बात करिए, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज आपकी ये होने वाली है फार्मासिस्ट एग्जाम मॉडल पेपर विद कंप्लीट सिलेबस, एंड जहां पे फार्मा और नॉन फार्मा के सारे क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस सीरीज में पहला क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज में, और आज की सीरीज के थोड़े प्यारे प्यारे और मजेदार क्वेश्चन आपके सामने। ये रहा पहला क्वेश्चन फ्रॉम द फार्माकोलॉजी। Which among the following is the best inotrope drug for use in right heart failure? अगर हार्ट फेलियर की बात किया जा रहा है तो हार्ट फेलियर में आपकी बेस्ट ड्रग कौन सी होने वाली है? जरा एक बात याद करना बच्चों, हमने जब पढ़ा होगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर तो वहां पे एक वर्ड आता है इनोडाइलेटर आता है, सुना है वो नाम आपने? जब इनोडाइलेटर, अब यहां पे देखो बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी बेटा, सिर्फ आइनोट्रॉप क्यों देख रहे हो? अगर आइनोट्रॉप की चल क्यों रहे हो भाई? हाँ, इनोट्रॉप की बात करूंगा तो इनोडाइलेटर याद आएगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मत घबराओ, मत जल्दबाजी करो। सर यहाँ पे आइनोट्रॉप की बात हो रही है, यानी इनोडाइलेटर की बात हो रही है, और इनोडाइलेटर हमारी क्या है? इनैम्रिनोन मिलरिनोन की बात किया जाएगा। सर आपने सीएचएफ में डिजॉक्सिन लगाया, बड़ा अच्छा लगाया, मैं आपकी बात से सहमत हूं। सर आपने यहाँ पे डिजॉक्सिन लगाया, अच्छा किया, लेकिन डिजॉक्सिन क्या कहता है? डिजॉक्सिन कहता है सर ये हमारा पॉजिटिव आयनोट्रॉप निगेटिव क्रोनोट्रॉप की बात किया जाएगा। थोड़ा सा सोचो समझो फिर आंसर करिएगा। सर आपसे इनोडाइलेटर की बात किया गया है, इनैम्रिनोन मिलरिनोन फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनहिबिटर की बात किया जा रहा है, उसी की बात यहां पे आएगी। ये याद है सर अच्छे से, और ये याद है और उसी में गड़बड़ी कर दिया। चलो आ जाओ, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। मिसेज रीता वर्धन, a 50 years old female with rheumatoid arthritis is being considered for the chloroquine therapy. Which of the following tests should be performed before the beginning treatment? ध्यान से पढ़ो फिर आंसर करो। बेटा किसके बारे में बात किया जा रहा है? सर एक लेडी है, 50 इयर्स की लेडी है, उनको हुआ है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए उनको क्लोरोक्विन कंसीडर किया गया। लेकिन अब क्लोरोक्विन देने से पहले आपको क्या टेस्ट करना जरूरी है? तो बेटा आपको पता है कि क्लोरोक्विन क्या करता है हमारा? यस सर, क्लोरोक्विन हमारा क्या करता है? आई टॉक्सिसिटी करता है, यानी रेटिना डैमेज करता है, इसलिए विजुअल एग्जामिनेशन करना मस्ट है, और इसीलिए ये आंसर आपको मिलेगा। याद है ना SMON, सब एक्यूट माइलो ऑप्टिक न्यूरोपैथी। क्वेश्चन इतना बड़ा, मतलब सिर्फ इतना है कि क्लोरोक्विन का एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? सर क्लोरोक्विन का एडवर्स इफेक्ट रेटिना डैमेज ऑप्टिक न्यूरो हमारा देखने को मिलता है, यानी कहने का मोटो है विजुअल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्लोरोक्विन का एडवर्स इफेक्ट आता है, दैट इज द रिड्यूस विजुअल एक्टिविटी, डिप्लोपिया, रेटिनल टॉक्सिसिटी, बायलेटरल लॉस ऑफ विजन। बाकी आप देखोगे साइकेट्रिक इश्यू आएगा, या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने पे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी, वो सारी बातें करेक्ट है। चलिए ठीक है बच्चों, नेक्स्ट
द ड्रग विच डज नॉट प्रोड्यूस एक्टिव मेटाबोलाइट। अब ये वाला टॉपिक ऐसा है, बेसिक है, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं कि सर अगर आपसे बात किया जाए एक्टिव ड्रग, एक्टिव मेटाबोलाइट, प्रो ड्रग, देयर एक्टिव मेटाबोलाइट, या एक्टिव ड्रग इनएक्टिव मेटाबोलाइट, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन दो ही से आते हैं, एक्टिव टू एक्टिव, इनएक्टिव टू एक्टिव की बात किया जाएगा। अब यहां पे आप देखो, आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, जैसे ही प्रिल का नाम याद आए, प्रिल के नाम से आपको याद आएगा कि सीएल छुट्टी पे रहते हैं, यानी कैप्टोप्रिल और लिस्नोप्रिल दोनों मेरे एक्टिव ड्रग होती हैं, उनका एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं बनता है। तो डज नॉट प्रोड्यूस एक्टिव मेटाबोलाइट लिस्नोप्रिल। इनालाप्रिल इनालाप्रिलेट बनाएगा, प्रिडनीसोन प्रिडनीसोलोन बनाएगा, सल्फासेलाजिन 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड बनाएगा। इसलिए यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर देखने को मिल जाएगा। जी मेरे बच्चों, तो इसलिए लिस्नोप्रिल ये याद है ना, कोडीन का, मॉर्फिन, एमिट्रिप्टिलिन का, नॉरट्रिप्टिलिन, डायजेपाम, प्रिडनिसोन, प्रिमिडोन, इनालाप्रिल, इनालाप्रिलेट, प्रिडनिसोन, प्रिडनिसोलोन। अच्छा, इसमें एक्टिव, इनएक्टिव, प्रो ड्रग, ये सारी बातें याद रखोगे। चलिए अमन भैया पहुंच जाओगे। चलिए बेटा, कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे, स्ट्रगल का ही जीवन है बेटा, और इसी समय तो करना है। इतना मेहनत किया है तो पेपर देने तो जाना बनता है ना बच्चों। चलो, which of the following drug is associated with the reaction of स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। अब देखो, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम का नाम याद आते ही आपको याद आएगा सल्फोनामाइड, लेकिन ऑप्शन में तो सर है ही नहीं सल्फोनामाइड। उसके अलावा हमने और भी पढ़ा था कि सर हमारा यहां पे बात किया जाएगा हाँ जी सर, फेनिटोइन। देखो कौन कौन सी ड्रग है जो हमारी करती है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। हम सल्फोनामाइड की बात करते हैं, वो तो हमारी आती ही आती है, लेकिन साथ ही साथ फेनिटोइन, कार्बामाजेपिन, फेनोबार्बिटॉल, एलोप्यूरिनॉल, हम मेनली इनकी बात करेंगे जिनमें हमारा ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। अच्छा, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम आर्थस रिएक्शन, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंतर्गत आता है, वो भी पॉइंट एक बार कंसीडर करना। चलिए एक क्वेश्चन बड़ा सा और। A 50 years old male रामलाल suffering from renal failure underwent kidney transplant। ठीक है, उनका किडनी फेलियर हो रहा था, वो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए गए। He was prescribed a nucleotide derivative following the organ transplant। The nucleotide derivative of therapeutic importance in the organ transplant। चलो बताओ बच्चों। चलिए क्या मिला इस क्वेश्चन में? अरे सर सीधे आपसे इम्यूनो सप्रेशन के बारे में बात किया गया है। क्या बात किया गया है? इम्यूनो सप्रेशन के बारे में बात किया गया है। अब इम्यूनो सप्रेशन, और हाँ एक और कंडीशन देखना है कि ये इम्यूनो सप्रेशन न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव हो। तो सर एजाथियोप्रिन 6-मरकेप्टोप्रिन पढ़े हो क्या? हाँ जी सर, अगर हम बात करेंगे, हमारा एजाथियोप्रिन न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव है, इम्यूनो सप्रेशन के रूप में काम करती है। और हाँ, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, खास तौर पर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एजाथियोप्रिन एज अ इम्यूनो सप्रेशन यूज की जाती है, जो न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव होती है। और हाँ, इसका बहुत अच्छा रोल होता है ड्यूरिंग द असेसमेंट की बात किया जाएगा। चलिए, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज फॉर द ब्रोंकियल अस्थमा। सर ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या आएंगे? मोंटेल्यूकोस, जाफिल्यूकोस की बात करोगे तो सीधा सा आंसर रखिएगा सर, जाफिल्यूकोस दिख रही है। देखो जिल्यूटोन क्या है? 5 लॉक्स इनहिबिटर है। क्रोमोलिन सोडियम क्या है? मास्ट सेल स्टेबलाइजर है। एमिनोफाइलिन क्या है? ये ब्रोंकोडाइलेटर, मिथाइल ज़ैंथिन डेरिवेटिव आता है। तो फटाफट क्वेश्चन करिएगा, यहां से सीधा आंसर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज द जाफिल्यूकोस एंड मोंटेल्यूकोस की बात करेंगे। Which of the following is not a selective serotonin reuptake inhibitor? जब आपने डिप्रेशन पढ़ा होगा तो वहां पे SSRI आई होंगी, और SSRI के लिए हमने बोला था इफेक्टिव फॉर सैडनेस, पैनिक एंड कंपल्सिव की बात किया था, जहां पे हमारा सर्ट्रालिन आती है, सेटेलोप्राम आती है, सिटेलोप्राम आती है, पैरोक्सेटिन आती है, फ्लूऑक्सेटिन आती है, ये सारी ड्रग आती हैं। जरा देखो, ये सेटेलोप्राम है, सर्ट्रालिन है, पैरोक्सेटिन है। लेकिन अगर एमिट्रिप्टिलिन की बात करूंगा तो किस क्लास की आती है? सर ये हमारी TCA क्लास की, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट क्लास की ड्रग है। एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, एमोक्सापिन की बात किया जाएगा। ये सारा ट्रिक आपने पढ़ा होगा। क्या याद किया था? अमी इमी ट्रिमी क्लोमी दो, याद है? अमी इमी ट्रिमी क्लोमी दो की बात किया था। या अगर हम बात करें केवल, तो हमारा यहाँ पे आया था क्या?
एंड की बात किया गया था, SSRI में हमारी ड्रग आती है, SNRI में DVD याद आती है। ये क्लासिफिकेशन तो याद रखना बेटा। A newborn baby was born with the phocomelia. It is the teratogenic effect of teratogenic सारी ड्रग का एग्जाम्पल फोकोमेलिया बहुत बार पूछा गया है, लेकिन इनके अलावा एक बार उस टेबल को नजर मारना। अगर आप यहाँ पे बात करोगे, हमारी यहाँ पे क्या आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज द फोकोमेलिया की बात है, टेराटोजेनिसिटी की बात है। और टेराटोजेनिसिटी में देखोगे तो क्या मिलेगा, थैलिडोमाइड की बात किया जाएगा ना। इसी को थैलिडोमाइड ट्रेजेडी के नाम से बहुत अच्छे जानते हो। सील लाइक लिम्स, हाथ पैर डेवलप नहीं हुए थे, और ये टीज में हमारा सबसे ज्यादा एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है, फोकोमेलिया, मल्टीपल डिफेक्ट इन द इंटरनल ऑर्गन की बात किया जाता है। Das founded the first institute of pharmacology in 1847 in Germany and Das regarded as the father of pharmacology respectively। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन एक साथ दिए गए हैं, 0 to हीरो वाला, उसमें थियरी के साथ प्रीवियस ईयर लगवाएं ताकि अच्छे से तैयारी के साथ नॉलेज भी कोर्स में रिकॉर्डेड वीडियो। डेब्यूट मैच सुन लिया बेटा आपका क्वेश्चन। केवल एक सब्जेक्ट से तो नहीं होगा ना बेटा, अब खाली एक सब्जेक्ट की बात पॉसिबल भी नहीं है। हाँ, ऑल इंडिया फार्मासिस्ट का बैच चल रहा है। देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको टाइम लिमिट नहीं है और अगर बेस बनाना है ना, तो मैं कहूंगा कि हमेशा कहता हूं जीपैट ओरिएंटेड तैयारी कर लीजिए, बेस बड़ा अच्छे से बनता है अगर आप रेगुलर और कॉन्शियस रहोगे तो। अरे ये तो बेसिक क्वेश्चन है सर। अगर देखो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी मिल रहा है तो ओस्टवाल्ड स्किमिटबर्ग आएंगे, यानी इन तीनों में से ऑप्शन होगा। इंडियन नहीं लिखा है तो ये ऑप्शन हटा दीजिएगा। फिर क्या बोला गया कि पहला फार्माकोलॉजी का इंस्टीट्यूट किसने एस्टेब्लिश किया था, तो रुडोल्फ बैकेम सर ने स्टार्ट किया था, और उन्हीं के स्टूडेंट थे कौन, हमारे ये ओस्टवाल्ड स्किमिटबर्ग की बात किया जाता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा, दैट इज द रुडोल्फ बैकेम सर ने इंस्टीट्यूट किया, और साथ ही साथ यहाँ पे ओस्टवाल्ड स्किमिटबर्ग सर ने उसका वो किया। जरूर वंश बेटा, क्लास के बाद में करता हूं उसको, तो जरा ध्यान दीजिएगा। रुडोल्फ बैकेम सर ने इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया फार्माकोलॉजी का जर्मनी में 1847 की बात किया जाएगा, और 19th सेंचुरी में उन्हीं के जो स्टूडेंट थे ओस्टवाल्ड स्किमिटबर्ग, वो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कंसीडर किए गए। विच ऑफ दिस इज एन एंटी कैंसर ड्रग, बताइए इनमें से एंटी कैंसर ड्रग कौन सी है, टिक्रासिलिन, टिगेसाइक्लिन, टिकोप्लेनिन या कार्बोप्लेटिन। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा आंसर है। ओपोइड एनाल्जेसिक कफ सप्रेशन का आंसर फॉलकोडिन दिया है। नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक नहीं बेटा, फॉलकोडिन ओपोइड में आता है, नॉन ओपोइड में नॉस्कैपिन आता है, नॉन ओपोइड में नॉस्कैपिन आता है, या फिर डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन की बात किया जाएगा, तो इसलिए वो अगर ऐसा है तो गलत है बेटा। चलिए ये तो जल्दी से आंसर करिएगा। कार्बोप्लेटिन, देखो टिकारसिलिन पेनिसिलिन क्लास की ड्रग है, टिगेसाइक्लिन की बात करोगे मैक्रोलाइड क्लास की ड्रग में आती है, टिकोप्लेनिन ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक की बात आती है, कार्बोप्लेटिन सिस्प्लेटिन की बात करिएगा। हाँ जी सर, ये हमारी एंटी कैंसर क्लास की ड्रग, प्लेटिनम डेरिवेटिव, जहां पे सबसे ज्यादा वोमिटिंग वाला एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। याद आ रहा है, सिस्प्लेटिन कार्बोप्लेटिन की बात किया जाता है। हाँ जी सर, उसी की बात चल रही थी। एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है जो कई जगह हमारी यूज होती है, लेकिन हाँ वोमिटिंग वाला एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट, a 65-year-old male presented to a hospital with the focal seizure. His renal function was normal. Which of the following is the drug of choice for this patient? चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंडीशनल है, लेकिन ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। जी बेटा महिमा, आंसर तो दिल्ली ही थे टेस्ट में, आंसर तो दिखे ही थे टेस्ट में। कल के टेस्ट का सॉल्यूशन वही है बेटा, वही अपलोडेड है। अब यही गड़बड़ी होती है जब आप पूरा क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हो तब। सबने आंसर देना शुरू कर दिया, लेकिन क्या वाकई आपने सच में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा? क्वेश्चन में क्या लिखा है? A 65-year-old male presented to a hospital with focal seizure. फोकल सीजर क्या होता है भाई? फोकल सीजर, पहले रुकिएगा। हाँ जी, फोकल सीजर मतलब सर ये हमारा पार्शियल सीजर है, क्योंकि सर पार्शियल सीजर की बात करोगे तो क्या मिलता है? फोकाई सर लोकल साइट ऑफ लीजन,
जिसको हम बोलते हैं एसओएल बोला जाता है। सर ये साइट ऑफ लीजन पे हुआ है सर, लोग हमारा एक इसमें आता है सर पार्शियल सीजर की बात किया जाएगा। अब मैं आपसे प्यार से क्वेश्चन पूछूं, बेटा मुझे बताओ पार्शियल सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? जिन्होंने भी आंसर दिया वल्प्रोइक एसिड, क्या मैं काट दूं इसको? हां जी सर, क्यों? उसका रीजन भी, क्योंकि आगे क्या लिखा गया है, हिज रीनल फंक्शन वाज नॉर्मल। अब बताइए सर, इसीलिए हम यहां पे बोल रहे हैं, अगर यहां पे लिख दिया गया है फोकल सीजर यानी पार्शियल सीजर, और पार्शियल सीजर में सर कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है, तो सर कार्बामाजेपिन डेरिवेटिव है। और कार्बामाजेपिन डेरिवेटिव देखोगे तो ऑक्स कार्बामाजेपिन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? पहले सुनो समझो, छोटी सी बातों में घुमा मत करो। मैं इसलिए बोलता हूं बड़े प्यार से पहले क्वेश्चन को समझा करो। अगर लिखा गया फोकल सीजर तो कुछ ना कुछ तो हिंट दे रहा होगा। फोकल सीजर यानी पार्शियल सीजर, और पार्शियल सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस होती है क्या? कार्बामाजेपिन डेरिवेटिव आती है, ये तो आप सभी को पता है ना। मेनली कार्बामाजेपिन की बात किया जाएगा। हाँ, कार्बामाजेपिन के साथ में हमारी बाकी ड्रग यूज होगी, बट अगर मेनली आप देखोगे तो कार्बामाजेपिन एंड ऑक्स कार्बामाजेपिन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, एक लाइन में आंसर था, दैट इज द फोकल रीजन। वो पकड़ लिया जिसने, उसने आंसर दिया। और यही छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप ब्लंडर करते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर दैट अफेक्ट द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन? शिवम बेटा, अब कोई गुरु मंत्र नहीं है। अब यही कहूंगा कि पेपर में जाओ, अच्छे से पेपर को सॉल्व करो और अपना बेस्ट दो। ठीक, बस कूल एंड काम, शांत होके क्या किया उससे फर्क नहीं पड़ता। पीछे आपके कितने मार्क्स आए उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है फाइनल एग्जाम में कैसा आप करोगे। इसलिए बड़े इत्मीनान से, जो पढ़ा है उसको इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़ के आंसर करना, डेफिनेटली बड़ा अच्छा होगा। तो सर देखिए, अगर स्टेबिलिटी तो स्टोरेज के लिए रोल प्ले करता है सर, इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन से कोई रोल नहीं है। डिसइंटीग्रेशन टाइम एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करेगा, डिसोल्यूशन टाइम एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाएगा तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, हां जी सर, यहां पे फर्क डालेगा कि अगर यहां पे बात चल रही है हां जी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा होगा, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा तो सर डायलिसिस उसका नहीं होगा, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा तो उसका जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो ज्यादा होगा। क्या ये सारी बातें याद आ रही है? 4D की बात करते हैं हम, लिपिड सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, ड्रग दैट एक्ट एज द सेंट्रल इनहिबिटर। कौन सी ड्रग है जो कल टेस्ट का सॉल्यूशन नहीं है जीडीसी ऐप पर, सॉल्यूशन नहीं था। चलिए मैं देखता हूं बेटा, क्लास के बाद देखता हूं ऑन नहीं किया गया है या डाला नहीं गया है, मैं देख लेता हूं एक बार। चलो 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 सर, क्या बोला गया? अब देखो यहां पे बोला गया है सेंट्रल इनहिबिटर। थोड़ा क्वेश्चन घुमाया गया है, अधूरा रखा गया है, लेकिन जानबूझ के अधूरा रखा गया है। सर अगर सेंट्रल इनहिबिटर की बात किया जा रहा है ना तो मेथाडोन है, ना फेंटेनिल है, ना मेपेरिडिन की बात करोगे। क्यों सर? ट्रेमेडोल की बात करोगे। क्यों सर? अब ये भी बात करता हूं सर, अगर आपको पता हो ओपॉइड जितने भी है, पहले मुझे बताओ, ओपॉइड सेंट्रल इनहिबिटर यानी डिप्रेशन करते हैं या स्टिमुलेशन करता है? सर यूफोरिया करता है ओपॉइड, पहले मुझे बताइएगा। और यूफोरिया में स्टिमुलेशन आता है तो इनहिबिटर क्यों कराया भाई, पहले मुझे ये बताइए आप लोग। सेंट्रल इनहिबिटर ड्रग हमारा है
ट्रेमेडॉल की बात करेंगे। जरा एक बार नजर डालिएगा, सिंथेटिक ओपॉइड है, ट्रेमेडॉल ऐसी है जो ओपॉइड डेरिवेटिव है लेकिन इनहिबिशन काम करती है, इसीलिए यूज किया जाता है, सीवियर पेन में यूज किया जाता है। आप मुझे बताइए, यूफोरिया स्टिमुलेशन होता है या इनहिबिशन होता है? अगर वो पकड़े तो हाँ आप समझे, नहीं पकड़े तो फिर गड़बड़ है। ट्रेमेडॉल में कई एंगल से प्रॉपर्टी आती है, इसलिए वो इनहिबिटर में कंसीडर किया जाता है। चलिए, ज्यादा आज मैं कुछ ज्ञान नहीं दूंगा, खाली थोड़ा आपकी छोटी छोटी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। पुनर्नवोसाइड इज एन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट फाउंड इन, पुनर्नवोसाइड कहां मिलेगा सर? पुनर्नवा। और पुनर्नवा की बात किया जाएगा सर, पुनर्नवा की बात किया जाएगा जिसको क्या बोलते हैं? रक्त, कुछ ऐसा नाम देते हैं ना। हाँ, हॉगवीड दिख तो रहा है। हा सर, हॉगवीड पुनर्नवा का ही सिनोनिम्स है, हॉगवीड पुनर्नवा का ही सिनोनिम्स है, और यही हॉगवीड को हम रक्त पुनर्नवा भी बोला जाता है। उसी में मिलता है पुनर्नवोसाइड जिसमें एंटी फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी होती है, इसीलिए रक्त पुनर्नवा बोला जाता है क्योंकि वो हमारा एंटी फिब्रिनोलाइटिक प्रॉपर्टी रखती है। सिनोनिम्स वाला देखना जरूर बेटा, सिनोनिम्स वाली चीजें आती हैं। हाँ जी, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ओलियम मोरी, क्या बात है। चलो, ओलियम मोरी बायोलॉजिकल सोर्स है, ये तो बड़ा ही है ना। मोरी, मिर, अगर आपके टेंशन लेने से आपका सिलेक्शन होता तो आपसे ज्यादा टेंशन मैं लेके बैठता कि मेरे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, बट टेंशन से तो नहीं होगा ना, इस चीज को समझिएगा, पेशेंस के साथ रहिएगा। हाँ जी सर, यस, गैडस मोरुआ की बात करोगे, यही हमारा होता है क्या? ओलियम मोरी। बहुत बेसिक सा सवाल है कि अगर गैडस मोरी की बात किया जाएगा, जितने अदर स्पीसीज हैं उसमें हमारा ओलियम मोरी की बात करते हैं। द स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ द ऑयल ऑफ एसाफोइटिडा, कई बार बात किया हूं, एसाफोइटिडा का जो स्पेसिफिक ऑर्डर होता है ड्यू टू द सल्फर कंपाउंड कि उसकी उसमें आइसोथायोसाइनेट देखने को मिल जाता है। तो ये जो सल्फर कंपाउंड, मेनली अगर आप फॉर्मूला बहुत बड़ा है, मैं उसको बोलना याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ इसमें हमारा जो डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ में जो प्रेजेंट रहता है वो यहां पे आता है। मदर क्लोव एंड ब्लॉन्ड क्लोव आर द डैश ऑफ यूजीनिया कैरियोफाइलिस। सर, मदर क्लोव की बात कितनी बार आई है कि अगर मदर क्लोव की बात किया जाएगा तो एडल्ट्रेंट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि अगर ब्लोन क्लोव है, मदर क्लोव है, तो क्या मिल रहा है सर? कहीं ना कहीं उन क्लोव से एग्जॉशन हो चुका है ऑयल का, उससे एक्सट्रैक्शन किया जा चुका है, इसीलिए वो क्या कहलाते हैं? एडल्ट्रेंट कहलाते हैं। वो नाम के लिए क्लोव हैं क्योंकि उसमें हमारा वोलेटाइल ऑयल थोड़ी ना प्रेजेंट है। डार्क ब्राउन ओवेट फ्रूट, दे आर द स्लाइटली एरोमेटिक कंटेंट स्टार, दे आर वेरी इंफीरियर इन वोलेटाइल ऑयल कंटेंट। सर, उसमें वोलेटाइल ऑयल कंटेंट नहीं होते। और अगर वही ब्लोन क्लोव की बात किया जाएगा, इनमें यह देखा जाएगा कि ऑलरेडी इनसे क्या किया गया है, वोलेटाइल कंटेंट इज लेस एज कंपेयर टू द ऑथेंटिक क्लोव की बात होती है। एडल्ट्रेंट ही तो आते हैं। हाँ जी सर, द स्टेरॉयडल लैक्टोन फाउंड इन द लीव्स ऑफ द अश्वगंधा, विदेनिया सोमनीफेरा की बात हो रही है। विदेनिया सोमनाफेरा में विदेनोलाइड भी मिलते हैं, विदेनिन भी मिलता है, विदाफेरिन भी मिलता है, सब मिलते हैं। अब आपसे बोला गया बताइए उसमें से स्टेरॉयडल लैक्टोन रिंग किस कंपाउंड में होता है? बेटा, टेस्ट का सॉल्यूशन शो हो रहा है, पहली चीज मैं आपको बता दूं। दूसरा, पीडीएफ वाली जो बात है अपलोड तो कराया गया है, नहीं है तो मैं आज एक साथ 6 के 6 पीडीएफ एक साथ अपलोड, वैसे आपके जहां आपने टेस्ट दिया होगा ना वहीं अपलोड कर दी गई है, जहां आपने टेस्ट दिया है ना वहीं अपलोड कर दी गई है, उसी में एक बार देखिएगा पीडीएफ फॉर्म में जी। इसी महीने के लास्ट तक आ रही है बेटा। चलो चलो जल्दी बताओ। विदाइनिन, विदाफेरिन, विदाफेरिन की बात किया जाएगा। देखो, स्टेरॉयडल लैक्टोन रिंग की बात होती है, हमारा विदाइनिन तो इसका मेजर कंस्टिट्यूएंट है, लेकिन अगर बात किया जाएगा हमारा स्टेरॉयडल अश्वगंधा विदाफेरिन हमारा जो होता है दैट इज द स्टेरॉयडल लैक्टोन रिंग की बात होती है। मेनली इसमें हमारा
क्लोराइड आता है, लेकिन साथ ही साथ हमारा यहां पे लैक्टोन ड्रिंक की बात किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, रेनिनकुलेसी टाइप ऑफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन स्टोमेटा, चाहे पैरासिटिक हो, डायासिटिक हो, एनाइसोसिटिक हो, एनोमोसिटिक हो, किसी की बात किया जाएगा। एनोमोसिटिक को रेनिनकुलेसी बोलते हैं ना, किसमें मिलेगा? डिजिटैलिस में मिलेगा। हाँ जी सर, रेनिनकुलेसी स्टोमेटा कहां कहां आपने देखा होगा? बुचू में देखा होगा, डिजिटैलिस में आया है, लोबेलिया में आया है। जी सर, इसीलिए कह रहा हूं बेटा ज्यादा टेंशन मत लीजिए, लास्ट टाइम पे वो थोड़ा सा संतोष रखिए। चलिए सॉल्यूशन व्यू कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस की तरफ। काला जादू शेड्यूल जे, ला इलाज इनक्योरेबल, काला जादू और कवच कम्स अंडर द शेड्यूल जे, जो ये कहते हैं कि हम ट्रीट कर सकते हैं, बट इनक्योरेबल डिजीज को ट्रीट कर पाना नामुमकिन के बराबर है। सारे शेड्यूल जितने भी बोला हूं एक बार पढ़ लिया होगा अभी तक तो, जाने से पहले इसको तो कितनी बार बोल चुका हूं, तो हाँ इससे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एस्प्रिन, एस्प्रिन क्या है सर? जेनरिक ड्रग है, और जेनरिक ड्रग किसमें आती है? डब्ल्यू शेड्यूल की बात किया जाएगा। ये तो इनक्योरेबल है, प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग है। और जी में हमारी गार्जियन की बात किया जाता है, मेटफॉर्मिन वगैरह हमारी यहाँ पे आती है, खासतौर पर एंटी डायबिटिक क्लास की ड्रग या एंटी कैंसर क्लास की ड्रग या एंटी डिप्लो, हमारी ये सब ड्रग आती है। अब यहाँ पे तो डब्ल्यू की बात किया जाएगा ना। हाँ जी सर, जेनरिक ड्रग की बात चल रही है। चलिए, who can declare any substance as controlled substance by notification under the NDPS Act 1985? नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अंतर्गत ये बोला गया कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी ड्रग को कंट्रोल्ड सब्सटेंस डिक्लेयर कर सकते हैं। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट की बात किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगा। यहां पे एनडीपीएस कंसल्टेटिव कमेटी नहीं, नार्कोटिक कमिश्नर नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो बोला जाए बताया जाएगा टीम के द्वारा, वो यहां पे आएगी। Which of the following member is not an ex officio member? ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, अच्छा, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है, हाँ सीडीएल ही होगा। गवर्नमेंट एनालिस्ट, ये भी आता है। प्रेसिडेंट ऑफ एमसीआई, सीडीए है। देखो ये एक्स ऑफिशियो मेंबर कहां का पूछा गया है, थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूजन है। ये एक्स ऑफिशियो मेंबर पूछा कहां का गया है? अब आप बोलोगे सर डी नहीं होगा, गवर्नमेंट एनालिस्ट नहीं आता है। क्या सच में? क्या सच में? अगर मैं यहां पे ये लिख दूं, नॉट एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, तब आप कहोगे हाँ ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, प्रेसिडेंट ऑफ एमसीआई, ये सभी आ जाएंगे, तब वहां गवर्नमेंट एनालिस्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए अगर डीटीएबी है तो ये ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में मान लीजिए अभी यहीं पे आपसे स्टेट फार्मेसी काउंसिल की बात कर लिया जाता तो गवर्नमेंट एनालिस्ट को आप कंसीडर करते। अगर आप यही चीज हम बात करेंगे, अब देखो यहाँ पे पीसीआई की बात की गई है तो फिर ये क्वेश्चन का मतलब ही नहीं रह जाएगा, ये एक्सप्लेनेशन ही गलत हो जाएगा। खैर, आपको एक्स ऑफिशियो मेंबर पीसीआई में 3 है, वो आपको पता है, डीटीएबी के 8 हैं, वो आप जानते हो। अगर आप यही चीज मैं आपसे बात करूंगा, हमारे एक्स ऑफ स्टेट पीसीआई में भी आपने पढ़े होंगे, वो भी हमारे आते हैं। खालिद बेटा एक बार एडमिट कार्ड खोल के देख लो, फिर बताना कितना टाइम दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीम क्या है? एसपीसी में तो एनालिस्ट ही होगा इनमें से, इसीलिए कह रहा हूं बेटा रोहित ना, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ये क्वेश्चन अधूरा था, लेकिन आपके क्वेश्चन में आता क्या है उसके बेसिस पे आपको याद रखना है। चलिए, हीम क्या है? अब आप बोलोगे सर आयरन कंटेनिंग टेट्रापायरोल, आयरन कंटेनिंग पॉलीपेप्टाइड, कॉपर और मैग्नीशियम कंटेनिंग टेट्रापायरोल, आयरन कंटेनिंग इमिडाजोल। अब यहां पे मेरे बच्चों ने सी और डी का आंसर दिया है, तो थोड़ा सा मुझे गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जिन्होंने भी, बेटा कितना बेसिक क्वेश्चन है, हीम क्या है? सर आयरन कंटेनिंग टेट्रापायरोल, हीम मतलब आयरन। अब आप कहां जा रहे हो? पॉलीपेप्टाइड में। कहां जा रहे हो? कॉपर मैग्नीशियम में।
सर हीम की बात हो रही है तो आयरन कंटेनिंग टेट्रापायरोल आएगा भाई। इतना बेसिक क्वेश्चन कैसे ब्लंडर कर रहे हो? हीम नहीं पता है? टेट्रापायरोल 4 पायरोल रिंग होती है, इसीलिए टेट्रापायरोल बोला जाता है। विटामिन B12 में देखोगे कोबेलामिन की बात आती है, वो अलग आती है। यहां पे देखिएगा आयरन सेंटर पे है और साथ ही साथ हमारे यहां पे 1 2 3 4 पायरोल रिंग प्रेजेंट है। बहुत बेसिक क्वेश्चन और इसमें इतने बच्चों ने ब्लंडर किया है, थप्पड़ लगाना चाहिए अपने आप को। आपको रेनिन इज रिलीज फ्रॉम जेजी सेल्स ऑफ किडनी। हाँ जी सर, एक लाइन का आंसर। बीटा सेल पेंक्रियास इंसुलिन है। हेपेटोसाइट्स ऑफ लीवर की बात करोगे, हेपेटोसाइट्स से हमारे मास्ट सेल्स की बात किया जाएगा। माइक्रोबिलियन सेल्स हमारी अलग होती हैं, वो वहां प्रेजेंट होती हैं। हाँ जी, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? रेनिन जुक्स्टामेडुलर सेल्स जेजी सेल्स ऑफ किडनी से बात किया जाएगा। अच्छा, किडनी से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, रेनिन जेजी सेल से और दूसरी होती है पेरीट्यूबुलर सेल, जहां से रिलीज होता है क्या हमारा हाँ वही इरिथ्रोपोइटिन, आरबीसी प्रोड्यूस कराने वाला। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ प्रमोशन कैंपेन, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज, मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग यूटिलाइजेशन और ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी सर, अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात करोगे, हेल्थ केयर में प्रिवेंटिव लाना है तो हेल्थ को प्रमोट करना पड़ेगा, उसके कैंपेन लगाने पड़ेंगे, ब्लड शुगर लेवल, बीपी, ये सब मेजरमेंट कराने के लिए। हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज, मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग यूटिलाइजेशन, सबको करिए, अपने आप आपका प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मैनेजमेंट हो जाएगा। यही तो हमारा इसका मेन टारगेट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, हाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये डिजीज ओरिएंटेड है लेकिन क्वेश्चन में से बनता जरूर है। विच वन ऑफ दीज फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस कैन लीड टू द fulminant hepatitis causing massive hepatic cell death more frequently among infected pregnant women, showing third trimester mortality as high as 30%। यानी अगर ये इन्फेक्शन हुआ हेपेटाइटिस का तो 30% डेथ होने के चांसेस हो जाते हैं, खासतौर पर कब? 3rd ट्राइमेस्टर की बात किया जा रहा है। बताइए वो कौन सा हेपेटाइटिस है जो इतना ज्यादा आतंक मचाता है? तो सर आप यहां पे ना ए का आंसर देना ना बी का आंसर देना, ये जो कंडीशन दी गई है प्रेगनेंसी के केस में वो हेपेटाइटिस ई की बात किया जा रहा है। पहले ध्यान से सुन लेना, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, ई की बात करोगे। हेपेटाइटिस ई अगर हम बात करेंगे, इंश्योर सेफ ड्रिंकिंग की बात होगी। सर ये सिंगल स्टेप और ये सबसे ज्यादा हमारा ओरोफिकल रूट से जाता है और प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा तबाही मचाता है अगर बात किया जाएगा। हेपेटाइटिस ए की बात करोगे, हाँ जी सर, हेपेटाइटिस ए वायरस हमारा जो होता है आरएनए स्ट्रैंड वायरस होता है। अगर बी की बात करोगे तो हमारा डीएनए स्ट्रैंड वायरस होता है। सी भी हमारा आरएनए होता है, तो ए और सी आरएनए है, बी और डी हमारा डीएनए वायरस नहीं, ए सी डी हमारे आरएनए होते हैं, बी हमारा डीएनए वायरस होता है। ए सबसे ज्यादा, जी सर, हेपेटाइटिस ई की मोर्टेलिटी सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी की बात किया जाएगा। हु इज यूनिवर्सली नोन एज द फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी? डिफरेंट साइंटिस्ट की बात किया था, कल हमने बैक्टीरियोलॉजी की बात किया था, आज उसी में से आ गया हमारा माइक्रोबायोलॉजी की बात करोगे तो मैंने बोला था चाहे माइक्रोबायोलॉजी बोला जाए, चाहे बैक्टीरियोबायोलॉजी बोला, चाहे बैक्टीरियोलॉजी बोला जाए, दोनों के आंसर एक ही होंगे। एंटोनी वॉन लिवेनहॉक की बात किया जाएगा। कैरलस लिनियस की बात करोगे, लिनियस ने क्या दिया था? प्लांट का क्लासिफिकेशन की बात किया था। बाकी मेरे से दूर वाले कहानी में है जो फादर में कहीं नहीं आए हैं, लुइस पास्चर। हाँ जी सर, ये हमारे आते हैं खासतौर पर जब हम बैक्टीरिया की उसकी बात करेंगे। रॉबर्ट कोच हमारे इसके आते हैं, फादर में आते हैं बैक्टीरियोलॉजी के। आपसे इम्यूनोलॉजी की बात किया गया है, वो देखना है, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। Endotoxin, otherwise known as the lipopolysaccharide, comprises the outermost cell layer of, हाँ, lipopolysaccharide, क्या बात है? माइकोलिक एसिड अलग है, पॉलीसेक्राइड अलग, लाइपोपॉलीसेक्राइड अलग है। अब आपसे बोला गया है लाइपोपॉलीसेक्राइड सबसे ज्यादा किसमें होता है? ना 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 सर, किसमें होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लाइपोपॉलीसेक्राइड होता है। तो सर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है?
ये ग्राम निगेटिव में लाइपोपॉलीसैकेराइड है, इसीलिए तो ये काउंटर स्ट्रेन नहीं लेता। तो लाइपोपॉलीसैकेराइड मेजर कंपोनेंट ऑफ द ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में होता है। लाइपोपॉलीसैकेराइड की बात चल रही है। व्हाट इज द प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? उसी क्वेश्चन को अगले फॉर्मेट में जो मैंने अभी पूछा था उसी को यहां पे ले लो सर। उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन देखने को मिलता है। ग्राम निगेटिव में लाइपोपॉलीसैकेराइड होंगे, ग्राम पॉजिटिव में हमारा पेप्टिडोग्लाइकेन होंगे। बेटा थिकोइक एसिड की बात यहां पे नहीं लाइएगा, पहले पेप्टिडोग्लाइकेन लाइएगा। पेप्टिडोग्लाइकेन की वजह से ही ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव जो ग्राम स्टेनिंग होती है ना, वो इन्हीं पेप्टिडोग्लाइकेन और हमारा लाइपोपॉलीसैकेराइड के डिफरेंस की वजह से ही तो होता है। हाँ जी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हायर पेप्टिडोग्लाइकेन, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया लोअर पेप्टिडोग्लाइकेन, मेनली लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन पे। ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर आता है, ग्राम निगेटिव पिंक रेड कलर आता है। जब ग्राम स्टेनिंग किया जाता है, ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल थिक होती है, ग्राम निगेटिव की सेल वॉल थिन होती है। ये दोनों डिफरेंस एक बार जरूर समझ के चलिएगा, क्योंकि हाँ ये ऐसी चीज है ना जो बहुत बेसिक है, लेकिन क्या पता एक क्वेश्चन यहां से कहीं हमें देखने को मिल जाए। चलिए आइए थोड़ा सा अब रीजनिंग की तरफ बढ़े जाएं, आगे के 10 क्वेश्चन देखे जाएं। चलिए तैयार हो जाइए सभी लोग जल्दी से। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अ वॉच रीड 7:30, एक घड़ी है जिसमें 7:30 हो रखे हैं। If it is seen in the mirror, then what will be the image time? चलिए जल्दी से बताइए। इसके लिए तो बड़ा सिंपल सा रूल है सर। मैंने बोला था 12 घंटे की सुई चलती है, आपसे 7:30 घड़ी में दिख रहा है। 1160 से माइनस कर दीजिए 7:30, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। और वो आंसर कितना होगा? 4:30 होगा। जहां भी आंसर दिखे लगा दीजिएगा। अच्छा ऑप्शन यहाँ पे फिर, अरे यार इसको मैंने किया भी लेकिन नहीं हुआ। चलो तो इसलिए हम यहाँ पे आंसर ए लेके चलते हैं। 4:30 की बात किया जाएगा। कोई भी टाइम पूछा जाए, कोई भी टाइम पूछा जाए, किसी भी जगह रखा जाए, तो आपको सिंपल से याद रखना है कि 1160 से माइनस करना है, आपका आ जाएगा। लेकिन मैंने एक चीज और बोला है, वो भी जरा याद रखना। क्या बोला था कि अगर टाइमिंग 11 से 1 के बीच की है, जैसे 11:50 है या 12:10 है, अगर ये वाली कहानी है तो क्या करोगे? क्या करोगे? तो उस केस में चलो अच्छा मुझे बताओ, अगर मैंने बोला कि मान लीजिए 11:40 है, अब आप 11:60 से इसको माइनस करोगे, आपको कितना आएगा? 20 मिनट आएगा। तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए एक चीज याद रखना कि अगर 11 से 1 के बीच की टाइमिंग है तो यहां पे 2360 से माइनस करना, रिमेनिंग जितने भी जगह होंगे वहां पे 1160 से माइनस करना। ये दोनों चीजों को दिमाग में रखना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आइए वेन डायग्राम बनाना है। क्या कहा जा रहा है? स्टेटमेंट ऑल द हार्मोनियम आर इंस्ट्रूमेंट। ये मेरे हार्मोनियम है, ऑल द हार्मोनियम आर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये हार्मोनियम है। ऑल इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूइड्स, सभी इंस्ट्रूमेंट फ्लूइड्स के अंदर है। ओके बन गया हमारा वेन डायग्राम। अब क्या कहा जा रहा है? तो कंक्लूजन बताइए। ऑल द फ्लूइड्स आर इंस्ट्रूमेंट, ऑल द फ्लूइड्स आर इंस्ट्रूमेंट। क्या सभी फ्लूइड इंस्ट्रूमेंट के अंदर है? नहीं सर, नहीं है। दूसरा, ऑल द हार्मोनियम आर फ्लूइड्स। हां जी, सभी हार्मोनियम फ्लूइड्स के अंदर है। ये बात ठीक है, ये गलत है, यानी बी आंसर। ओनली कंक्लूजन में हमें क्या मिला? सेकंड कंक्लूजन सही है, बाकी सब गड़बड़ है। मिलेगा आंसर। आपको वेन डायग्राम बनाना है। देखो कभी कभी वेन डायग्राम बना के आंसर देना है और कभी कभी वेन डायग्राम बना बनाया आएगा। यहां बनाना पड़ा तब आंसर मिला। अब यहां देखो बना बनाया है, ऑप्शन देना है। चलो आओ देखो क्या कह रहा है। Which of the following diagram correctly represent the given statement?
वर्ल्ड, विलेज, स्टेट, यूनिवर्स, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री। क्या बात है। सबसे पहले आएगा यूनिवर्स, यूनिवर्स के बाद हमारा आएगा वर्ल्ड, वर्ल्ड के बाद कंट्री, कंट्री के बाद स्टेट, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में विलेज। सब तो इसी के अंदर आ गए, सब तो इसी के अंदर आ गए। ये आंसर आ जाएगा। हाँ जी सर, ये तो बड़ा सिंपल सा था कि सर सब कुछ एक के बाद एक के बाद एक के बाद, मतलब इन यूनिवर्स के अंदर वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर कंट्री है, कंट्री के अंदर में स्टेट है, स्टेट के अंदर में डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर में विलेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर? चलिए बताइएगा बच्चों। लीप ईयर तो आपको पता है, जानते हो क्या? लीप ईयर यानी वो साल जिसमें 29 डेज की फरवरी मंथ होता है। तो बताओ बच्चों, इसमें से लीप ईयर कौन सा नहीं है? तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम नॉर्मली कोई भी ईयर है, जैसे अभी ये क्या चल रहा है 2025 है, 2025 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, 4 छक 24, नहीं कट रहा है तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट अ लीप ईयर। अभी फरवरी देखना 29 दिन की नहीं होगी, 28 दिन की होगी, आप सभी जानते हो, तो ये नॉट अ लीप ईयर आ जाएगा। लेकिन अगर ये तो ठीक है 4 से कट जाए तो लीप ईयर, नहीं कटे तो नॉन लीप ईयर। तो बच्चों आप लोगों ने अगर 18 बोला है तो मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 चौक 16, 2 बचे, 4 पंचे 20, कट गया, ये भी कट जाएगा भाई 4 से, तो 4 से तो ये भी कट जाएगा। लेकिन नहीं, हमेशा याद रखिएगा कि जब नॉर्मल ईयर है तो 4 से डिवाइड करना, लेकिन अगर सेंचुरी ईयर है, देखो ये सेंचुरी है, 12वीं सेंचुरी, 18वीं, 16वीं, 24वीं, जब सेंचुरी ईयर की बात किया जाएगा तब वहां पे 400 से डिवाइड किया जाएगा। अब 400 से डिवाइड करो तो देखो ये कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये भी कट जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये नॉट लीप ईयर है। तो जरूर दोनों बात याद रखना कि नॉर्मल ईयर है तो 4 से डिवाइड करो, सेंचुरी ईयर है तो 400 से डिवाइड करना होगा। कंफ्यूजन नहीं, नहीं तो डट्टा मार के चले और सब गड़बड़ा दिया है। 400 की बात चलेगी। हाँ जी सर, अगर 4 से डिवाइड हुआ तो वो सेंचुरी ईयर मतलब लीप ईयर है, और अगर सेंचुरी ईयर है तो वहां पे हम 400 की बात करेंगे, और अगर ये डिवाइड हुआ तो हमारा फरवरी जो होगा 29 डेज की होगी, लीप ईयर होगी। अब आप उसके एग्जांपल देख सकते हो कि हमें क्या मिल रहा है। चलेगा? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। In the following question, select the number which can placed in the sign of the question mark from the given alternative। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। यहां पे आपके सामने क्वेश्चन मार्क है। अब आपसे बोला गया है बताइए इस क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर रखा जाए। कुछ बच्चों ने अपनी अपनी थियरी दे दी है, लेकिन मैं कहूंगा पहले एक बार मेरे साथ चलिए। पहले समझो क्या कह रहा है, पहले पैटर्न समझो। देखो यहां पे 5 2 3 1 31, बताओ इनका आपस का क्या रिलेशन है। इनका आपस का रिलेशन अगर मैं देखूंगा तो 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 करूं तो क्या मिल जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 30, नहीं प्लस 1 करूं तब 31 आ जाएगा। अब यहां देखो 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6, नहीं प्लस 6 करो ना, लास्ट वाले को हमने ऐड किया, नहीं ऐड करने पर 145 आएगा ही नहीं। अच्छा इंटू ही करो, 6 चौको 24, 2 48, 8 3 24, 144। अच्छा ठीक है, जरा देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है
कि इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करो और उसमें +1 कर दीजिए, आपको सेंटर वाला नंबर मिल जाएगा। इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद +1 कर दीजिए, सेंटर वाला नंबर मिल जाएगा। देखिए जरा, 7 × 35, 35 × 35, 35 दून 70, +1 कर दीजिए, 71 आपका आंसर आना चाहिए। तो आपका आंसर आया 71 आया। पैटर्न पकड़ गया तो सारा आंसर है। पैटर्न अगर आपने पकड़ा तो सभी आंसर है। सर आपके एक्सपीरियंस से कितने हिसाब से कितने टोटल कितने फॉर्म फिल हुए होंगे? देखो बेटा, अदर्स फॉर्म कितने भी फिल हुए हो, बच्चे कितने भी एग्जाम देने जा रहे हो, मुझे क्या करना है? मेरा सिंपल टारगेट है, मुझे 1 सीट चाहिए। इससे ज्यादा चाहिए क्या तुम्हें? तो ना तो इसको सोचो कि कितने फॉर्म भरे गए, कौन कहां जाएगा, आप खाली अपने टारगेट के रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी आर ट्राइंगल इन द गिवन फिगर? चलिए बताइए, इस फिगर में कितने ट्राइंगल हैं? वहां पैटर्न कौन पकड़ाएगा सर? वो तो आप ही को करना पड़ेगा बेटा। चलो 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 चलो, बुलंदशहर से कानपुर, अरे नहीं है बेटा सुधार, जो होगा मिल गया आंसर। कितना मिला? जब भी इस तरह का आए तो हमेशा याद रखना कि जितने डिवीजन हैं, इधर लिखो 1, इधर लिखो 2, इधर लिखो 1, इधर 2, इधर 1, इधर 2, इस लाइन को पकड़ते जाओ और सेंटर को पकड़ते जाओ और इनको ऐड करते जाओ। 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3। अब इन तीनों को ऐड कर लीजिए, आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा, 9 देखने को मिल जाएगा। सपोज अगर यहीं पे मान लीजिए मैंने थोड़ा सा और चेंज कर दिया, अगर सपोज यहीं पे कुछ ऐसा मिल जाता, तब क्या करते? तब क्या करते सर? सिंपल, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तीनों को ऐड करिए। 3 2 6 1 7, सॉरी 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, और इनको ऐड करोगे तो आपका मिल जाएगा टोटल 18 मिल जाएगा, है ना? सिंपल, इसलिए आपका आंसर यहां पे आएगा, दैट इज द 9 हमें मिल जाएगा। वो कैलकुलेशन आप कर लिए कैसे हम कर रहे हैं। नेक्स्ट, फाइंड मिसिंग नंबर। संजना 999 कहां चले जा रहे हो बेटा? 999 पे मत जाओ, 999 पे मत जाओ, 9 पे ही रह जाओ, ज्यादा अच्छा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पैटर्न, यहां 3 है, यहां 3 है, इनको फाइंड आउट करना है, या यहां 3 है, यहां 3 है, इनको फाइंड आउट करना है। आपको यहां पे पैटर्न पकड़ना है। चलिए जरा पैटर्न पकड़िएगा एक बार। पैटर्न फाइंड आउट करिए, क्या कह रहा है? हम्म, 20 10 30 10 40 6 46, हाँ ठीक तो है। इन तीनों को ऐड करो, देखो कितना आ रहा है। इन तीनों को ऐड करो, देखो कितना आ रहा है। तो इन तीनों को ऐड करने पे 40 ही आना चाहिए। तो 20 10 30, सर यहाँ पे 11 आना चाहिए मेरे पास। कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए मेरे पास, और आगे आंसर। अरे भाई क्यों? जब इन तीनों को ऐड करोगे तो 40 आएगा, इन तीनों को ऐड करोगे 40 आ रहा है। तो ऑब्वियस बात है, कॉलम वाइज अगर चल रहे हैं तो इस कॉलम में भी तो 40 ही आएगा। सिंपल सा रूल है सर कि हम जब कॉलम पैटर्न पे चल रहे हैं, लो भैया लिखा है, कॉलम पैटर्न पे चल रहे हैं तो मुझे 40 देखने को मिल रहा है।
अच्छा सॉरी यार, ये गड़बड़ यही तो था, तभी तो था, सॉरी। वो 9 नहीं था, 9 नहीं था, मतलब 19 नहीं था, 9 से था। वो टाइपिंग में गलती हुई थी और वो गलती ही चली आई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो 9 था बेटा, 19 नहीं था, माफ कीजिएगा। यहां सही लिखा गया, वहां गड़बड़ लिख दिया गया था। 9 है, 20 है, 11 बीच में फिल किया गया, थोड़ा वो गड़बड़ था। चलो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन लॉजिकल सीक्वेंस, क्या बात है, ये तो आपके लॉजिक वाला है। अरे 19 था तो एक का ऑप्शन पकड़ो ना, जाने दो। नहीं, हॉरिजेंटल में नहीं आएगा, हॉरिजेंटल में कोई पैटर्न ही नहीं मिल रहा बेटा। हाँ जी शिव प्रसाद, क्या हाल है बच्चे? अरे ये तो आपके लॉजिकल वाला है। सबसे पहले बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई किए, है ना, पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद भैया शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद फिर डेथ होगा, डेथ होने के बाद फ्यूनरल होगा, डेथ होने के बाद फ्यूनरल होगा। तो यानी 1 5 4 2 3 इज द करेक्ट आंसर। जहां मिल रहा हो लगा दीजिए। तो क्या मिला? बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, दैट इज द बी आंसर आ जाएगा। बर्थ, एजुकेशन, मैरिज, डेथ और फ्यूनरल की बात होगी। ये तो लॉजिक की बात है। आइए, ये थोड़े से आपके कैलकुलेशन की बात है। मयंक बेटा, मैं मयंक ही आपका नाम बोल के चल रहा हूं, सिर्फ कहूंगा शांत रहिए, मेहनत करिए, फाइनल पेपर दे के आइए, फिर बात किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी भरत, स्टडी द क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर। क्या कहा जा रहा है? वीरदास रैंक 7th फ्रॉम द टॉप। अगर टॉप से देखोगे तो उसकी रैंक है 7वीं, एंड 28th फ्रॉम द बॉटम। और अगर बॉटम से देखोगे तो उसकी रैंक है कितनी? 28th है। तो बताओ क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं? क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं? देखो, अगर बोला गया है कि टॉप से उसकी 7वीं है, बॉटम से उसकी 28वीं है, तो ये बताओ दोनों, उसको तो दोनों में कंसीडर कर रहे हैं ना, तो 2 बार काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा हो तो कोशिश करो कि दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने के बाद -1 कर देना, क्योंकि उसको आप 2 बार कंसीडर कर रहे हो। इसलिए 35 -1, तो आपका आंसर 34 होगा। क्यों? जरा मेरी बात समझिएगा। वीरदास को हमने ऊपर से देखा 7वां है, भाई ऊपर से मेरी रैंक 7वीं है और नीचे से मेरी रैंक 28वीं है, तो मैं 2 बार काउंट कर लिया ना अपने आप को। तो मुझे 2 बार काउंट नहीं करना है, मुझे एक बार उसको माइनस करना है। वो दोनों तो एक ही है ना, इसलिए एक माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सिंपल करो कि दोनों को ऐड करके -1 कर दो। हाँ, ये पूछा जाए कि वीरदास के नीचे इतने बच्चे हैं और ऊपर इतने बच्चे हैं, तो अलग कहानी है, फिर वहां पे माइनस वाला रोल नहीं आएगा। लेकिन अगर यहां बात किया गया है कि वीरदास की रैंक ये है और हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ नोएडा इज रिटन एज द, एनालॉगी का ही सवाल है, एनालॉगी में आप तुरंत फाइंड आउट कर लोगे। देन व्हाट विल बी द कोड फॉर द दिल्ली? KLMNNO +1 OPIJ DEAB +1 करते जाइए। D के बाद आएगा E के बाद आएगा F, L के बाद आएगा M, H के बाद आएगा I के बाद आएगा J, EFMIJ, C आंसर हो जाएगा। हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। तो ये रहे आज के 40 क्वेश्चन मेरी तरफ से, जहां हमने बेसिक क्वेश्चंस को समझा। मैं इसी के साथ आज आप सभी को यहीं पे अपनी तरफ से मैं पूर्ण विराम रखूंगा। और आप सभी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं बच्चों, आप लोगों ने जी जान लगा के मेहनत किया है। बहुत सारे बच्चों ने अपनी जॉब को क्विट किया, वर्क के साथ में लोड एक्स्ट्रा लेके काम किया,
और लेकिन तैयारी किया। तो अब ये फाइनल टाइम है जब मुझे बहुत पेशेंटली काम कूल होके मुझे पेपर देने जाना है। सो ये लाइन जरूर याद रखिएगा, ठीक, कि मुझे टेंशन नहीं लेना है, मस्त होके जाना है, बिंदास होके जाना है और अच्छे से पेपर देके आना है। मैं अपनी प्रे में आप सभी को जरूर याद करूंगा। आप सभी अच्छे से मेहनत करो, अपना बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आओ। सो फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम आवर होल द टीम ऑफ द जीडीसी, वी विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अच्छे से जाइए, फोड़ के आइए, दिल जोड़ के आइए और एकदम मस्ती के साथ एंजॉय करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा ये मॉडल पेपर के 6 मॉडल पेपर का सीरीज और साथ ही साथ 2500 एमसीक्यू की सीरीज भी यहाँ पे हमारी खत्म होती है, जो हमने आपसे वादा किया था। आई होप ये जर्नी आप सभी लोगों ने हमारे साथ एंजॉय किया होगा, काफी कुछ सीखा होगा और अच्छी चीजें पढ़ी होंगी। तो थैंक यू सो मच। आप यहीं तक, मेरा आशीर्वाद, मेरी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ। मस्त पेपर देके आइएगा, कल पेपर के बाद मुझे बताइएगा जी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मैं एक वीडियो डाल देता हूं, क्या करना है, क्या क्या लेके जाना है, वो मैं अलग से कर दूंगा। थैंक यू ऑल। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग? हाँ जी, आप सभी लोग कैसे हो? अच्छे होगे और क्लासेस वगैरह अच्छी चल रही होगी। क्यों, सही है कि नहीं? चलो, तो सर ने बेस्ट विशेस दे दी है। अब हमारी तरफ से भी आपके स्टैटिस्टिक्स, जीके और कंप्यूटर नॉलेज का क्वेश्चन कराएंगे और पेपर तो अच्छा होना ही यार। पेपर तो अच्छा क्यों नहीं होगा? आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतना पढ़ा है, इतने आपने चीजें करी है, मॉडल पेपर सॉल्व किया है, टेस्ट दिया है और दिन रात आपने जो भी 1-1.5 महीने आपके पास थे उसमें करा है। जो भी करा है अच्छा ही होगा, पॉजिटिव तरीके से तो एग्जाम देना ही है, ठीक है। चलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए जी, स्टार्ट कर देते हैं स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन। स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन की अगर हमने बात किया तो भैया आज हमारा जो इसका क्वेश्चन पहला है, क्या बोला गया है? सर, फॉलोइंग काइंड ऑफ फ्लेवर आर यूज फॉर डेवलपिंग अ सैल्टी टेस्ट इन द प्रिपरेशन एक्सेप्ट। जी हाँ भैया, फ्लेवरिंग एजेंट की बात होती है तो अलग अलग आपके टेस्ट देखने को मिलते हैं फ्लेवरिंग एजेंट में। कुछ सैल्टी टेस्ट दिखाएगा, कुछ सोर टेस्ट देता है, कुछ आपके स्वीट टेस्ट में देता है, कुछ आपके एक्रिड टेस्ट होते हैं। यहाँ पे बोला गया है इनमें से 3 तो सॉल्टी टेस्ट देते हैं, एक नहीं देता, उसी को पकड़ के लगा दो, ठीक है। चलो, तो भैया अगर हमने बात किया कि इसकी साल्टी टेस्ट कौन नहीं देता है, एक्सेप्ट पूछा है। बटर स्कॉच आपके साल्टी टेस्ट शो करेगा, एप्रिकॉट भी साल्टी टेस्ट शो करेगा, मैपल भी साल्टी टेस्ट शो करेगा, लेकिन बेरी की अगर हमने बात की है ना तो ये स्वीट टेस्ट होता है। ये देखो फ्लेवर्स क्या देता है, स्वीट टेस्ट शो करेगा। तो भाई साहब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाले राइट हो, डी, ठीक है। डी वाले की अगर आप यहाँ पे बात करेंगे, साल्टी टेस्ट नहीं शो करेगा, एक्सेप्ट की बात करेंगे। देखो यहाँ पे अगर हमने देखा है कि भाई कुछ आपके क्या जो वाइल्ड चेरी, मिंट, वॉलनट, चॉकलेट, ये बिटर टेस्ट वाले होते हैं, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। साल्टी टेस्ट में आपके पीच, विंटर की, बटर स्कॉच, एप्रिकॉट, मैपल वगैरह आ जाता है। सोर टेस्ट में आपके लिकोराइस, रास्पबेरी और सिट्रस जो फ्रूट के फ्लेवर वगैरह होते हैं वो आ जाता है। और स्वीट टेस्ट में आपके वेनिला, फ्रूट, बेरी, ये सब फ्लेवर स्वीट टेस्ट में आ जाते हैं, ठीक है जी। ठीक है, देखो प्रतीक्षा, यूरिया हमेशा हर जगह दिया रहता है। शॉर्ट पैराफिन एक तरीके का व्हीकल के रूप में भी आ जाता है, ठीक है, तो इसीलिए यूरिया मोस्ट एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, पूछा गया है कि इन विच ईयर सेकेंड एडिशन ऑफ नेशनल फॉर्मुलरी वाज पब्लिश्ड। अब भैया आईपी का तो आपका याद है, नेशनल फॉर्मुलरी की बात आ रही है। नेशनल फॉर्मुलरी का सेकेंड एडिशन 1966, 1822, 1824 या 1819 कब पब्लिश हुआ था? तो भैया फर्स्ट एडिशन आपका 1960 में था नेशनल फॉर्मुलरी का, और सेकेंड एडिशन 6 साल बाद यानी कि 1966। ऑप्शन नंबर ए वाले राइट हो, ठीक है। इंजीनियरिंग क्लास होगा चैतन्य जी, जी हाँ, जीपैट वालों में इंजीनियरिंग क्लास होगी, बिल्कुल होगी। अभी 1-2 दिन हम लोग बिजी थे, कहीं चले गए थे सेमिनार वगैरह में, इसीलिए बाकी क्लासेस अब बराबर कंटिन्यू चलेगी, आ गए, ठीक है।
इसीलिए मॉडल पेपर में भी सर ने ही कराया होगा कल, आपने देखा होगा। ठीक है, तो 1966 सेकेंड एडिशन की बात हो रही है। कब होगा? 1966 में पब्लिश हुआ था नेशनल फॉर्मुलरी का सेकेंड एडिशन। देखो, दो चीज से पूछ सकता है, मार्टिनडेल से पूछ सकता है, यूएसपी के फर्स्ट एडिशन से पूछ सकता है, नेशनल फॉर्मुलरी से पूछ सकता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया के फर्स्ट एडिशन से पूछ सकता है, और आईपी का तो जितने 9 एडिशन है सभी के सभी 9 एडिशन आपको याद कर लेने हैं, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, पूछा गया है क्या कि भैया कोलैप्सिबल ट्यूब जो होती है लेड की, है ना, कोलैप्सिबल ट्यूब जो आपकी लेड की बनी होती है वो यूज नहीं की जाती है फार्मास्यूटिकल के पैकेजिंग के लिए। क्यों? क्योंकि लेड अगर पैकेजिंग मटेरियल में यूज होगा तो भाई इंफीरियर मेटल है लेड, या लेड की पॉइजनिंग का रिस्क होगा, या फिर सॉफ्ट होगा नेचर में, या फिर अपीयरेंस अच्छा नहीं होगा। तो भैया लेड की अगर हमने बात किया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अरे भैया लेड की बात तो होगी ना जहां पे वो पॉइजनिंग कॉज करता है, लेड पॉइजनिंग, ऑप्शन नंबर बी वाले राइट हुए। तो भैया लेड नहीं होता है, क्यों? क्योंकि रिस्क होता है लेड पॉइजनिंग कॉज करने का। तो यही चीज आपका राइट हुआ। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है क्या, सर विच टाइप ऑफ कंटेनर्स आर यूज फॉर सपोजिटरी। हाँ जी सर, सपोजिटरी को अगर हमें क्या करना है, फिल करना है, कौन सा कंटेनर, एल्युमिनियम फॉइल यूज होगा अथवा प्लास्टिक ट्यूब, वायल्स, या फिर एम्प्यूल। अरे भैया एम्प्यूल वायल में तो पेरेंट्रल हो जाता है ना जी। यहाँ पे क्या हुआ, एल्युमिनियम फॉइल भी होता है, एल्युमिनियम फॉइल भी होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल राइट हुआ। किसके लिए? सपोजिटरी के लिए। हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सर टेम्परेचर से आपका 37 डिग्री पे पिघल जाता है, तो थोड़ा टेम्परेचर का बैरियर कॉज करेगा। क्या? बैरियर कॉज करेगा, बैरियर कॉज करेगा। ठीक है, तो भैया बैरियर कॉज किया, इसीलिए इसको एल्युमिनियम फॉइल में रखे। ठीक है, अंकित राठौड़, उसके लिए वीडियो बना दूंगा क्या क्या लेके जाना है, बता दे रहा हूँ एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है, यही बता देता हूँ भाई। एक फोटो आईडी प्रूफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेना है, आधार पैन जो भी लेना है, और एडमिट कार्ड ले लेना है, एडमिट कार्ड लेना है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले लेना है ना, 2 पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, इतनी 2-3 चीज लेके जानी है, बाकी पेन वेन की जरूरत है ही नहीं। एक फोटो आईडी कोई भी ले लेना है, ओरिजिनल ले लेना है, उसका फोटोकॉपी चाहे निकलवा लेना, और एक ओरिजिनल लेके जाना। ठीक है, एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी रहेगी और 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ये 2-3 चीज बस, इतना ही लेके जाना है एग्जाम में, और कुछ नहीं लेके जाना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, सर कंटेनर्स मेड फॉर स्टोरेज ऑफ इंजेक्टेबल आर मेड ऑफ। जी हाँ भैया, इंजेक्टेबल यानी कि पेरेंट्रल, पेरेंट्रल को स्टोर करना है तो कौन सा ग्लास यूज करोगे, लाइम सोडा ग्लास, टाइप 2 ग्लास, न्यूट्रल ग्लास, या टाइप 1 टाइप 2 ग्लास। देखो टाइप 4 नॉन पेरेंटल होता है तो वो तो बात ही नहीं आएगी, टाइप 4 तो होगा ही नहीं। अब सर यहाँ पे न्यूट्रल ग्लास बोलोगे, लाइम सोडा बोलोगे, टाइप 2 बोलोगे, या टाइप 1 दोनों, तो भैया हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट की ग्लास की बात करोगे, ट्रीटेड सोडा लाइम, यानी टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के दोनों पेरेंट्रल के लिए यूज होंगे। किसके लिए? दोनों के दोनों पेरेंट्रल के लिए यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, वाह प्रियंका, लेके जाओ भाई, चॉकलेट लेके जाना चाहते हो तो लेके जाओ, अब उसके लिए मैं क्या ही बोलूं, है ना। चलो आगे, यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 2 ग्लास दोनों ले जा सकते, मतलब दोनों में पैक हो सकता है इंजेक्टेबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो बता दो, सर पोर साइज ऑफ माइक्रो फिल्ट्रेशन। जी हाँ, जब आप फिल्ट्रेशन पढ़े होंगे तो वहां पे मैंने पढ़ाया भी था क्लास में कि सर माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सर नैनो फिल्ट्रेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस, सबका अलग अलग साइज रेंज होता था जिससे फिल्ट्रेशन हम करते थे, है ना। तो भाई साहब हमने क्या बोला, सर 0.05 से 1 ये आपका माइक्रो फिल्ट्रेशन का पोर साइज रेंज है, 0.005 से 0.01, 0.005 से 0.5 या 0.001 से 0.001। किसकी बात हो रही है? माइक्रो फिल्ट्रेशन में आपका 0.05 से 1 रेंज के जो पार्टिकल होंगे वो माइक्रो फिल्ट्रेशन होंगे। ये मत देखो कोई भी बता रहा है, अरे भैया 0.005 से 0.1 ये आपके नैनो फिल्ट्रेशन में आएंगे, 0.005 से 0.5 ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आएंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस में 0.001 से 0.001, है ना। तो ये चीज होगी।
क्या समझे? चलो जी, भंडारा में मिलेगा एग्जाम की बात, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन क्या है? विंटर ग्रीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अभी अभी आपने देखा कि अलग अलग आपके फ्लेवरिंग एजेंट आपके अलग अलग टेस्ट शो करते हैं, ठीक है जी। जी जी, नमस्ते नमस्ते, ठीक है। क्लियर है? तो भाई साहब, हमारा विंटर ग्रीन आपका बिटर टेस्ट शो करेगा, साल्टी टेस्ट शो करेगा, सोर टेस्ट शो करेगा, अथवा स्वीट टेस्ट शो करेगा। जी हाँ, अगर हमने देखा वही जो एप्रिकॉट मैपल जैसे साल्टी टेस्ट शो कर रहा था ना, सेम वैसे ही विंटर ग्रीन भी आपका साल्टी टेस्ट शो करेगा। क्या? साल्टी टेस्ट भैया। अभी अभी देखा जो पीच हुआ, जो विंटर ग्रीन हुआ, जो बटर स्कॉच हुआ, एप्रिकॉट मैपल हुआ, these all have the salty test, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन चलिए बता दीजिए। पूछा गया है सैक्रीन इज टाइम विच हाउ मच टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। देखो, अब ये क्वेश्चन कह सकते हो विवादित क्वेश्चन है ना, विवादित प्रश्न है ना। अब आपको बता दूं ये क्वेश्चन हमने क्यों रखा। सभी को पता है कि भैया सैक्रीन 500 गुना मीठा होता है, लेकिन एक बात और बता दूं, एक दो एग्जाम में 500 का ऑप्शन ही नहीं था, 500 का ऑप्शन ही नहीं था। मैं ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन है, मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन डाला है ताकि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है। देखो, 500 टाइम्स सैक्रीन आपको पता होगा, लेकिन कहीं कहीं लिटरेचर में 300 से 500 गुना मीठा भी बोला गया है ना। आपने देखा होगा, कभी कभी आपने किसी नोट्स में या कोई टीचर पढ़ाया भी होगा आपको कि भैया 300 से 500 गुना भी बोला गया है ना। वैसे एक्यूरेट तो होता है 500 गुना मीठा, लेकिन 300 से 500 गुना भी होता है। हाँ, एक एग्जाम में जब ऑप्शन में था वहां पे 300 ऑप्शन में था और 300 वाला राइट लगाया गया था। तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूं, जब सैक्रीन का क्वेश्चन आएगा, अगर ऑप्शन में 500 है तो भैया आंख मूंद करके 200% 500 वाला ऑप्शन लगा करके चले आना। लेकिन किंतु परंतु ऑप्शन में 500 नहीं है, 300 है, तो वहां पे आपको 300 लगा करके आना है, ठीक है। याद कर लो, बता दे रहा हूं कि भैया ऐसे क्वेश्चन आता है तो भाई सैक्रीन में अगर कितना मीठा होता है, अगर 500 आया ऑप्शन, आंख मूंद करके लगा देना। लेकिन 500 नहीं है तो 300 है तो 300 लगा देना। क्या समझे? क्या समझे? ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 300। और एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम किसी कहीं पे एग्जाम में आया था, वहां पे 300 था, तो वहां पे 300 ही लगा था, ठीक है। चलो, तो वही साहब यहाँ पे देखा जाए 300 से 500 बोला जाता है, लेकिन ज्यादातर 500 लोग जानते हैं, और 300 आया तो 300 भी लगा सकते हो, ठीक है। चलो अगला, भैया ये बताओ जाइलिटॉल। जाइलिटॉल भी एक स्वीटनिंग एजेंट होता है, सभी को बता दो किस प्रकार का है। सर वो नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट तो नहीं है, नहीं इवेक्टेंट है भैया। नेचुरल है कि आर्टिफिशियल? अब दो ऑप्शन 50-50 है आपके पास, आप बताओ। जाइलिटॉल, मैनिटॉल, एस्पार्टेम, सैक्रिन, दीज ऑल आर दी आर्टिफिशियल, सिंथेटिक। क्या हुआ है ना, सिंथेटिक है, सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे क्या हुआ, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट है, ये हुआ जाइलिटॉल की, है ना। भैया ये बताओ किसने सेशन को लाइक नहीं किया? सेशन को लाइक कर दो, आज के बाद हम मॉडल पेपर में नहीं मिलेंगे, है ना। सीधा एग्जाम दोगे तो हम लोग के क्वेश्चन आएंगे तो ख्याल आएगा सर ने हाँ ये बताया था, ये पढ़ाया था, ठीक है। बाद में नहीं कहना, समझे कि नहीं। चलो भैया ये बताओ कि द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन विच क्रूड ड्रग इज केप्ट इन कांटेक्ट विद मेस्टम। भैया ऐसा कौन सा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, क्रूड ड्रग को मेस्टम के साथ कांटेक्ट में रख लेते हैं। क्रूड ड्रग को मेस्टम के साथ कांटेक्ट में रखते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इन्फ्यूजन में, मैसिरेशन में, पर्कुलेशन में या नन में। भैया पर्कुलेशन में तो ये पैक होता है और वही से सॉल्वेंट पास होगा, तो ये तो नहीं हुआ। इन्फ्यूजन में डुबाते हैं लेकिन भैया 15 से 20 मिनट के लिए। लेकिन मैसिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे क्रूड ड्रग को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक 7 डेज तक क्या करते हैं, पैक करके रख लेते हैं, ठीक है। हाँ चलो, तो ऑप्शन नंबर मैसिरेशन, मैसिरेशन, ठीक है। आरआरबी की क्लास भी होगी, बिल्कुल होगी, आरआरबी की क्लास होगी, कल से नहीं होगी लेकिन एक आध हफ्ते के अंदर स्टार्ट होगी, कोशिश ये रहेगी, ठीक है। चलो, मैसिरेशन में क्या होता है, जो भैया मेस्टम होता है, सॉल्वेंट होता है, उसमें क्रूड ड्रग को हम प्लेस करते हैं और वहां से लीचिंग हो जाती है। अगला क्वेश्चन चलिए बता दीजिए क्या है। पूछा गया है
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द साइज रिडक्शन। पार्टिकल है, पार्टिकल का साइज आपको घटाना है, साइज घटा के अलग अलग पार्टिकल बनाना है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट नहीं करेंगे बताओ। पार्टिकल की हार्डनेस, ये बताओ पार्टिकल बहुत ज्यादा हार्ड है तो फैक्टर अफेक्टिंग होगा। एब्रेजिनस घर्षण कॉज कर रहा है तो उससे भी फैक्टर अफेक्टिंग होगा। बहुत ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट है तो वो भी फैक्टर अफेक्टिंग होगा। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग नहीं होगा। ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज था, लेकिन यहाँ होना चाहिए नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज ऑप्शन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर हार्डनेस भी फैक्टर अफेक्ट करता है साइज घटाने के दौरान, एब्रेसिवनेस घर्षण भी फैक्टर अफेक्ट करता है, और बहुत ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट भी करता है। क्या नहीं करता है? क्या नहीं करता है? ये नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, कभी कभी एक आध ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं उल्टे पुल्टे, जिसको आपको समझदारी पूर्वक टैकल करना है। ठीक है, ये बताओ विशाल, पार्टिकल बहुत ज्यादा मॉइस्ट है और उसका साइज घटाओगे तो भैया दिक्कत कॉज करेगा कि नहीं? दिक्कत कॉज करेगा भाई, मॉइस्चर कंटेंट साइज घटाने में दिक्कत करेगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया। ऑल यहाँ पे नन होगा, नन, सारे के सारे फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि जो फैक्टर अफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, सब होगा। अगला क्वेश्चन चलो बता दो। वाइब्रेटिंग बाल मिल का एग्जांपल है। चलो, वाइब्रेटिंग बाल मिल, कंटिन्यूअस बाल मिल, ये तो आपने देखा होगा। वाइब्रेटिंग मिल क्या है? कटर मिल का नहीं है भाई, नहीं हैमर मिल का, नहीं फ्लूइड एनर्जी मिल का, बाल मिल का है। ठीक है, जी टारगेट मेडिसिन जी। चलो तो भैया यहाँ पे क्या हुआ? वाइब्रेटिंग बाल मिल, कंटिन्यूअस बाल मिल, दीज आर दी वेरिएंट ऑफ दी बाल मिल। ठीक है, ये देखो हाइडेंस मिल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कंटिन्यूअस बाल मिल, वाइब्रेटिंग बाल मिल। उसके बाद कटर मिल का वेरिएंट की बात किया जाए, डबल रनर डिस्क मिल, सिंगल रनर डिस्क मिल। रोलर मिल की बात करेंगे, मल्टीपल स्मूथ रोलर, कॉरिगेटेड या रिब्ड या स्लॉटेड रोलर। हैमर मिल में फिट पैटर्न कन्वर्टिंग मशीन, स्टोक्स टोर्नेडो मिल। फ्लूइड एनर्जी मिल में सेंट्रीफ्यूगल इंपैक्ट पल्वराइजर। पिन मिल में माइक्रोएसिम पल्वराइजर, किलोपैक्स मिल। ये सारी आपकी मिलिंग होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है? सर पूछा गया है विच टाइप ऑफ कोटिंग इज डन टू डिसइंटीग्रेट द टैबलेट इनटू स्टाइन। भैया कौन सी ऐसी कोटिंग होती है जो कि टैबलेट को कहां पे स्टोमक में रिलीज नहीं करवाती, सीधा इंटेस्टाइन में रिलीज कराएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अल्कलाइन पीएच पे। फिल्म कोटिंग नहीं होगी, शुगर कोटिंग नहीं होगी, नन नहीं होगा, एंटरी कोटिंग। सी ऑप्शन देखो, यहाँ पे भी बी ऑप्शन आ रहा है भैया, सी ऑप्शन होगा भाई। एंटरी कोटिंग मतलब स्टोमक के एसिडिक पीएच पे रिलीज ना होकर के सीधा इंटेस्टाइन के अल्कलाइन पीएच पे रिलीज होगा, है ना। एसिड डिग्रेडेटिव अगर होते हैं कोई एसिड से खराब होने वाले, तो उनको अल्कलाइन पीएच पे ही डिग्रेडेट होता ही है, टूटती है। चलो बताओ सर, साइज नंबर 1 का जो कैप्सूल है कितना वॉल्यूम फिल करोगे? सबसे बड़ी कैप्सूल क्या होती है? 000, फिर होती है 00, फिर होती है सिंगल 0, फिर होता है 1 2 3 4 5। कितना ml फिल होगा और कितना mg फिल होगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो भैया 000 में 1.35, 00 में 0.95, 0 में 0.75, 1 में 0.55। mg पूछेगा 950, 650, 450, 300, है ना, 250, 200, 150, ऐसे कर करके होगा। 0.55 ml बोल सकते हैं 1 नंबर की कैप्सूल में, 0.55 बोल सकते हैं जी, बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं। ये देखो जितने भी आपके 000 से 5 रेंज की कैप्सूल है, उसमें कितना लिक्विड फिल होगा और कितना mg फिल होगा, उससे क्वेश्चन बन सकता है जी। तो उसको देख करके चलना। ठीक है, हाँ जी नरेश जी। अगला क्वेश्चन चलो बता दो सर, मेन इंग्रेडिएंट ऑफ एफरवेसेंट ग्रेन्यूल। भैया एफरवेसेंट ग्रेन्यूल का मेन इंग्रेडिएंट जो आपस में रिएक्शन करके CO2 लिबरेट करेगा और एफरवेसेंस रिलीज कर देगा, तो सर जी उसमें क्या क्या क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। इन्हीं के बीच का जो रिएक्शन होता है ना, जिससे क्या होगा, एफरवेसेंट ग्रेन्यूल में इसी का रिएक्शन देखने को मिलता है। बोथ ए एंड बी लगा दीजिए बिना किसी झिझक के, बिना किसी प्रॉब्लम के, कि सर एफरवेसेंट ग्रेन्यूल में सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ये सारे के सारे हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक और टार्ट्रिक एसिड, यही आपका राइट हुआ। चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन हार जिलेटिन कैप्सूल
सेल प्रोडक्शन। जी हाँ, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का सेल बनाना है तो भैया सेल बनाने के लिए सबसे पहले सोल्यूशन में डिपिंग करोगे, फिर क्या करोगे, स्पिनिंग करोगे, फिर से जी ड्राइंग करोगे, स्ट्रिपिंग करोगे, क्लीनिंग करोगे, ज्वाइनिंग करोगे, देन पॉलिशिंग करोगे। तो ये सारे के सारे स्टेप होंगे, किसमें हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल बनाने के दौरान। ठीक है, डी वाले डिपिंग, स्पिनिंग, ट्रिमिंग, उसके बाद ड्राइंग, स्ट्रिपिंग, सब ज्वाइनिंग, पॉलिशिंग, सब में क्या स्टेप्स होंगे, क्या कंडीशन होगी, वहां से क्वेश्चन बनता है। जैसे पिन का टेम्परेचर, सोल्यूशन का टेम्परेचर, कितना कांटेक्ट टाइम है ना। अगला क्वेश्चन, सर टेरिटरी फार्मा कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर कैटेगराइज अंडर सीनियर लेवल इन फार्मा कंपनी, मिडिल लेवल, एंट्री लेवल। देखो कोई भी फार्मा कंपनी होगा उसमें भैया एक सीनियर लेवल होंगे, एक मिडिल लेवल होंगे, एक एंट्री लेवल, लोअर लेवल होंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है टेरिटरी फार्मा कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर ये किस लेवल में आएगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पे हमने क्या बोला, सर एंट्री लेवल में आएगा। जो टेरिटरी फार्मा कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर है वो एंट्री लेवल में आएगा, ठीक है जी। ये देखो अलग अलग आपके सीनियर लेवल में फार्मा कंपनी का डायरेक्टर, उसके चीफ फार्मा एग्जीक्यूटिव, उसके सीनियर फार्मा सुपरवाइजर, हेड ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी, नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी हेड, चीफ मेडिकल ऑफिसर, फार्मा कंपनी मैनेजर, मिडिल लेवल में स्टेट फार्मा कंपनी हेड, फार्मा कंपनी टीम लीडर, एसोसिएट मैनेजर, ये सब हो गए। एंट्री लेवल में वही आपका टेरिटरी फार्मा कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर, फार्मा कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर, सिटी फार्मा कंपनी हेड, ये सब एंट्री लेवल में आ जाएंगे। चलो बताओ, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन आपका कॉमनली किसके पैकेजिंग में यूज होगा, बताओ। एम्प्यूल के पैकेजिंग में, ब्लिस्टर के, बॉटल और कंटेनर के, या सबके, बताओ। हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन एम्प्यूल तो भैया ग्लास का बना होगा, तो ये तो नहीं होगा। बॉटल और कंटेनर होगा, या फिर आल भी नहीं होगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी गलत है। अब इन दोनों चीज में लड़ाई है, बताओ। ब्लिस्टर पैक बनाते हो हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन से, ब्लिस्टर पैक, या फिर आपके बॉटल और कंटेनर बनाते हो। चलो तो भाई साहब, बॉटल और कंटेनर लूज होता है ना, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन थोड़ा फ्लेक्सिबल में आएगा, तो फ्लेक्सिबल के लिए बॉटल और कंटेनर, यहाँ पे सी वाले राइट में। HDP हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन आपके मेनली बॉटल और कंटेनर बनाने में यूज में लाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रायर इज आल्सो नोन एज क्रायोडेसिकेशन। जी हाँ, क्रायोडेसिकेशन या फिर लायोफिलाइजेशन, ये दो टेक्निक है ना, क्रायोडेसिकेशन, लायोफिलाइजेशन। ये फ्रिज ड्रायर को बोलते हैं, स्टैटिक ड्रायर को बोलते हैं, ड्रम ड्रायर को बोलते हैं, ट्रे ड्रायर को। तो यह सब्लिमेशन की प्रक्रिया लगती है इसमें। सब्लिमेशन की जो प्रक्रिया लगती है क्या किसमें लगती है दोस्त, फ्रिज ड्रायर में ही तो लगती है, फ्रिज ड्रायर में। लायोफिलाइजेशन, क्रायोडेसिकेशन यूज इन द सब्लिमेशन प्रक्रिया, सब्लिमेशन में लगेगी जी, ठीक है। चलो तो क्रायोडेसिकेशन या फिर लायोफिलाइजेशन इज सब्लिमेशन में होता है, ठीक है। फ्रिज ड्राइंग है ना। विजेंदर जी सेफ स्कोर है 225-30 के आसपास, 225-30, ठीक है, समझ में है। अगला क्वेश्चन चलो बता दो, सर हार्डनेस ऑफ द टैबलेट इज मेजर्ड बाय। जी हाँ, टैबलेट का हार्डनेस टेस्टर की बात किया जाए, फाइजर हार्डनेस टेस्टर, स्ट्रॉन्ग कॉप, यूरेका हार्डनेस टेस्टर, या ऑल ऑफ दिस। तो भैया चाहे वो फाइजर टेस्टर की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग कॉप की बात करेंगे, यूरेका हार्डनेस टेस्टर की बात करेंगे, सबका सब आपके हार्डनेस को मेजर करता है, टेस्ट करता है, ठीक है, समझ में आया। चलो भैया बताओ, द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन कैन बी इवैल्यूएटेड बाय। जी हाँ, सस्पेंशन में पार्टिकल सस्पेंडेड होंगे, अब उसकी स्टेबिलिटी कैसे पता लगाओगे, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम के द्वारा, डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन के द्वारा, रेट डिस्पर्सिबिलिटी, या ऑल ऑफ दिस। किस किस चीज के द्वारा यहाँ पे सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को इवैल्यूएट करोगे, किस किस चीज के द्वारा। तो भैया सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन, रेट डिस्पर्सिबिलिटी, सारी चीज, सारे पैरामीटर सस्पेंशन की बात करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, पूछा गया है द कलरलेस वाटरी फ्लूइड ऑफ ब्लड एंड लिम्फ कंटेनिंग नो सेल। जी हाँ, ऐसा कौन सा कलरलेस वाटरी फ्लूइड है ब्लड का जिसमें क्या होगा, कोई सेल नहीं होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, सेरा, वैक्सीन, टॉक्साइड, या नल। तो भैया कलरलेस वाटरी फ्लूइड होगा, कोई सेल नहीं होगी, सेरा बोलेंगे, ठीक है, सेरा, ऑप्शन नंबर ए वाले राइट पे सेरा बोलेंगे, ठीक है ना, कोई सेल नहीं रहती है ना। अगला क्वेश्चन बताओ,
Which of the following targets into a specific toxin instead of whole organism? इंस्टेड ऑफ होल बैक्टीरिया, वो उसके इंस्टेड ऑफ होल वायरस, होल बैक्टीरिया के कंपैरिजन में उसके एक स्पेसिफिक टॉक्सिन पे अटैक करता है, टॉक्सिन पे अटैक करेगा, वो कहलाएगा टॉक्साइड, या कहलाएगा वैक्सीन, या कहलाएगा सेरा, या कहलाएगा ऑल ऑफ दीज। बताओ भैया, किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक टॉक्सिन जो कॉज कर रहा है टॉक्सिसिटी, उस पे अटैक करना, ठीक है। तो भैया टॉक्साइड, पीडब्ल्यूबीडी का सेफ स्कोर तो भाई आप वही मान के चलो 160 प्लस, ठीक है। तो टॉक्साइड हुआ। अगला पूछा गया व्हाट इज द बबल टेस्ट यूज फॉर। जी हाँ, बबल टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है भाई? मेथाइलिन ब्लू और मेथाइलिन ऑक्साइड, ब्लिस्टर पैक, ऑटोक्लेव या एथिलीन ऑक्साइड, किसके लिए बबल टेस्ट देखने को मिलता है? तो भाई बबल टेस्ट की बात किया जाए तो ये ब्लिस्टर्स पैक के लिए, ठीक है, क्योंकि ब्लिस्टर्स नहीं तो बबल बन रहे हैं, तो बबल टेस्ट ब्लिस्टर पैक के लिए हो रहा है, ठीक। चलो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बताओ, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ बाय विच लॉ। जी हाँ, फिल्ट्रेशन के लिए कौन सी लॉ थी? 3 लॉ से, पॉसली इक्वेशन थी, डार्सी इक्वेशन थी और कोजनी कैरमन इक्वेशन। तो 3 लॉ था। इन्होंने बताया प्रेशर डिफरेंस की बात की, इन्होंने परमिएबिलिटी की बात की, इन्होंने पोरोसिटी की बात की। तो भैया इनमें फिक्स लॉ नहीं है, न स्टोक्स लॉ है न ये डार्सी इक्वेशन, डार्सी कोजनी कैरमन पॉसली डार्सी कोजनी कैरमन इक्वेशन, ये लोग किसकी बात करते हैं सर? फिल्ट्रेशन रेट की बात करते हैं। चलो अब चलते हैं भाई साहब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में, वहां से क्वेश्चन। भैया व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑसिफिकेशन? लो भैया ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार कराया है। ऑसिफिकेशन का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? बोन की डेंसिटी को मेजर करना, या फिर इंडिविजुअल्स की एज कितनी है वो डिटरमाइन करना, ब्लड ग्रुप डिटेक्ट करना, या फिर डायबिटीज का लेवल एसेस करना। तो भाई साहब हमने क्या बोला? ऑसिफिकेशन में किसी भी इंडिविजुअल की एज कितनी है वो उसके अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से बोली जाती है, बताई जाती है, ठीक है। तो ऑसिफिकेशन की हमने बात किया तो समझ में, तो यहाँ पे क्या हुआ? इंडिविजुअल्स की एज डिटरमाइन करता है ना, बी को पकड़ करके लगा दो। ऑसिफिकेशन में आपके एक्सरे वगैरह किए जाते हैं, एग्जामिन किए जाते हैं, जिसमें बोन्स वगैरह का एग्जामिनेशन होता है, क्लेविकल का, हिप का, स्टर्नम के बोन का होता है, अदर चीजों का होता है, जिससे इंडिविजुअल की एज पता लगती है, एज डिटरमिनेशन होता है। रिसेंटली अगर हमने बात किया कहाँ, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम हुआ था, बताओ कीर्ति प्रोग्राम, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ भाई? भोपाल में, नई दिल्ली में, चंडीगढ़ में, या फिर लखनऊ में? तो भैया खेलो इंडिया जो कीर्ति प्रोग्राम है वो हर स्कूल लेवल में जो अलग अलग गेम होते हैं उसमें कौन से बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देना, उनको आगे ट्रेनिंग वगैरह दे करके खेलो इंडिया के थ्रू देश का नाम रोशन करना, ठीक है। चलो तो भाई साहब चंडीगढ़ में आपका खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम हुआ था, जिसमें अगर हमने बात किया तो भैया स्पोर्ट्स वगैरह में जो बच्चे अच्छे हैं खासकर, तो उनके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। एथलीट्स वगैरह में जो 9 से 18 साल के स्कूल के बच्चे हैं, है ना, तो उनके लिए ये खेलो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है? सर विच मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन टाइटल शतावरी फॉर बेटर हेल्थ? जी हाँ, कौन सी मिनिस्ट्री ने शतावरी फॉर बेटर हेल्थ कैंपेन लॉन्च किया? शतावरी। अब भैया शतावरी किससे रिलेटेड है? आयुर्वेदा से रिलेटेड है। आयुर्वेदा से रिलेटेड चीजें कौन सी मंत्रालय देखती है? आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, ये सब आपका कौन सी मंत्रालय देखती है, मिनिस्ट्री देखती है? महिला एवं बाल विकास नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से हो सकता है, लेकिन हेल्थ में भी आयुर्वेदा की अगर जहां पे बात आएगी तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात आएगी, है ना। आयुष मंत्रालय भारत सरकार, आयुर्वेदा, यूनानी, है ना, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब आयुष मंत्रालय के द्वारा आपका, ये जो आपके मंत्री है ना पटपट लाल राव या क्या नाम है, जादव, ये मिनिस्टर है आपके आयुष के, और इन्होंने शतावरी कैंपेन लॉन्च किया। शतावरी कैंपेन किसके लिए? अवेयरनेस फॉर द वेलबींग फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल, ठीक है, समझ में आया? चल
अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टॉप 4 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ देयर फॉरेक्स रिजर्व एज ऑफ अक्टूबर 2024। जी हाँ, अक्टूबर 2024 के हिसाब से 4 टॉप कंट्री कौन है जिनके पास सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है। फॉरेक्स रिजर्व का मतलब जो आपके संपत्ति एसेट होते हैं, गोल्ड होते हैं, है ना, जो आपके अलग अलग जो मनी होती है जिससे आपका पैसे का लेन देन और अदर कंट्री के हिसाब से हमारी कितनी वैल्यू है पैसे की, उसका पता चलता है। तो फॉरेक्स रिजर्व में टॉप 4 कंट्री की बात कर ले तो वही आपके चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड और इंडिया। ठीक है, बिल्कुल आशीर्वाद है भैया, आप लोगों के पूरा स्नेह प्रेम सब कुछ है, बस आप आराम से एग्जाम दो, बिल्कुल अच्छा होगा। ठीक है, चाइना, जापान और फिर इंडिया, फिर आपके की बात किया जाए तो स्विट्जरलैंड, ये टॉप 4 फॉरेक्स रिजर्व कंपनी। ठीक है, ओके ओके चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज इशू अ ड्रग सेफ्टी अलर्ट ओवर द यूज ऑफ एंटी इंफ्लेमेटरी निमोस्लाइड। जी हाँ, निमोस्लाइड जो यूज करते हो ना, तो वो क्या करता है, स्किन पे रैशेज वगैरह कॉज करता है, स्किन रैशेज वगैरह कॉज करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। तो अभी रिसेंटली किस इंस्टीट्यूट ने ये बताया कि निमोस्लाइड आपका साइड इफेक्ट कॉज कर रहा है, कौन सा इंस्टीट्यूट है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी ने, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, या इंडियन कम्युनिटी एंड कंजेटिव न्यूरो साइंसेज ने। तो भैया आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन वालों ने ही रिसर्च करके बताया, आईपीसी ने ये बताया कि जो निमोस्लाइड का ठीक है। तो भैया इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी ने ही यहाँ पे बोला। ठीक है, चलो किसके बारे में, निमोस्लाइड। ठीक है, निमोस्लाइड जो ड्रग है ना, वो आपका इरप्शन, स्किन पे इरप्शन या स्किन पे रेडनेस कॉज करेगा, ठीक है, क्लियर है, क्या समझे? अगला क्वेश्चन बताओ, वेयर वाज द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अम्यूनिशन एंड मिसाइल अनवेल्ड। जी हाँ, यहाँ पे पहला प्राइवेट सेक्टर जो मिसाइल का बनना, गोला बारूद बनना, पहला प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट कोई कंपनी मिसाइल, गोला बारूद, बंदूकें ये सब बनाएगी, अडानी लिमिटेड बना रही है, लेकिन कहाँ पे उसकी कंपनी को स्थापित किया है? जैसलमेर राजस्थान में, कानपुर उत्तर प्रदेश में, इंदौर मध्य प्रदेश में, या पुणे महाराष्ट्र में। तो भाई अडानी जी ने मिसाइल और गोला बारूद बनाने का जिम्मा कानपुर की कंपनी को दिया। ठीक है, कानपुर। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर बी है ना, अडानी एरोस्पेस पार्क, ये कहां पे भाई, कानपुर के अंतर्गत है। कहां पे भाई, कानपुर में। ठीक है, तो यहां पे अगर बात किया जाए तो पहला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो एरोस्पेस या एयर डिफेंस, ठीक है, वहां बनाती है। ठीक है, चलो भाई साहब ये बताओ, पूछा गया है क्या, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। न्यू चीफ सेक्रेटरी बिहार किसको अपॉइंट किया गया भाई? ब्रजेश मेहरोत्रा जी को, त्रिपुरारी सरन जी को, निशित वर्मा जी को, आमिर सुबहानी जी को। किसको पहला चीफ सेक्रेटरी बिहार का बनाया गया? ठीक है, पहला चीफ सेक्रेटरी अगर हमने बिहार की बात की तो ब्रजेश मेहरोत्रा जी को। किसको भाई? ब्रजेश मेहरोत्रा जी को। ठीक है जी, चलो। और ये क्या है? एक सीनियर आईएएस ऑफिसर। क्या है भाई? ये एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है और ये नए चीफ सेक्रेटरी बिहार के अपॉइंट किए गए। अगला क्वेश्चन बताओ, ये तो क्वेश्चन आपको पता ही होना चाहिए, कराया है हमने। हु वन द टाइटल ऑफ टाटा स्टील चेस मास्टर 2024? जी हाँ, टाटा स्टील चेस मास्टर 2025 का जो टाइटल था, किसने जीता भाई? डी गुकेश जी ने, आर प्रगनंदा जी ने, अरुण इरिगाशी या विदित गुजराती, है ना? किसने भैया जीता? तो भैया यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, आर प्रगनंदा। 19 ईयर है,
और इन्होंने टाटा चेस चैंपियनशिप टाइटल अभी रिसेंटली अपने नाम किया। ठीक है, चलिए। जस्ट बॉर्न बेबी हैज द रेस्पिरेशन रेट। जी हाँ, जो न्यू बॉर्न, इनफैक्ट ये जस्ट बॉर्न अगर कोई बेबी है तो उसका रेस्पिरेशन रेट कितना होगा? 40 टाइम्स पर मिनट, 18 टाइम्स पर मिनट, 26 टाइम पर मिनट या 32 टाइम्स पर मिनट। कितना होगा जस्ट बॉर्न बेबी का रेस्पिरेटरी रेट? तो भैया 40 टाइम्स पर मिनट, 40 टाइम्स। हाँ, 30 से 40 के बीच में बोला जाता है ना, 40 के आसपास। ठीक है, तो भैया 40, 44 या फिर 20 से 40, ये इन्फेंट और न्यू बॉर्न क्या होगा? रेस्पिरेटरी रेट होगा। ठीक है, 40 टाइम। अगला क्वेश्चन बता दो क्या होने वाला है सर? विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स ओपन इन स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू पाइलोरस? जी हाँ, इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो कि पाइलोरस के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है? स्टोमक, लीवर, पैंक्रियाज या ऑल? तो भाई पाइलोरस के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ेगा ना, तो ये कहलाएगा आपका स्टोमक। क्या कहलाएगा जी? स्टोमक। ठीक है, स्टोमक कहलाएगा। ठीक, ये चीज हो गई। चलो ये कंप्यूटर की तरफ बढ़ते हैं, कंप्यूटर नॉलेज की तरफ। तो यहाँ पे बोला गया है पहला क्वेश्चन, द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सेमीकंडक्टर, मदरबोर्ड या कोप्रोसेसर? कौन है जो कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम? जी हाँ, एंटायर कंप्यूटर सिस्टम के कम्युनिकेशन को कौन कोऑपरेट करेगा, कौन मैनेज करेगा, कौन यहाँ पे कंट्रोल करता है? बताओ। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सेमीकंडक्टर, मदरबोर्ड, कोप्रोसेसर, कौन होगा भाई? जी, तो भाई साहब मदरबोर्ड क्या है? कंट्रोल करता है इंटायर कंप्यूटर सिस्टम का कम्युनिकेशन। इंटायर कंप्यूटर सिस्टम का कम्युनिकेशन किसके द्वारा कंट्रोल होता है जी? मदरबोर्ड के द्वारा। जो मदरबोर्ड आपके कंप्यूटर में लगा होता है ना, वही पूरा का पूरा कंट्रोल करने का काम करता है। सर बोला गया है वेयर डज अ कंप्यूटर एंड कंपेयर डाटा? जी हाँ, कंप्यूटर डेटा को ऐड और डेटा को कंपेयर कहां से करता है भाई? सीपीयू चिप से, हार्ड डिस्क ड्राइव से, मेमोरी चिप से, डिस्क ड्राइव से? बताइए। कंप्यूटर डेटा को ऐड, डेटा को कंपेयर कहां से करता है मेरे दोस्त? भाई सीपीयू चिप के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू चिप ही आपके डेटा को ऐड और डेटा को कंपेयर करने का काम करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेज? जी हाँ, इनमें से कौन सा पॉपुलर प्रोग्राम लैंग्वेज है जो कि मल्टीमीडिया वेब पेज को कंट्रोल करती है? भाई पॉपुलर सबसे ज्यादा क्या है? COBOL या जावा बेसिक असेंबलर? किसका नाम आपने सुना है? कोडिंग जावा कर रहे हैं, वो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, है ना? तो भाई साहब जावा आपने सुना होगा। ये पॉपुलर क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि मल्टीमीडिया वेब पेज को डेवलप करने में यूज होती है, जावा। ठीक है, जावा जनरल पर्पस। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज ISDN स्टैंड फॉर? जी ISDN का फुल फॉर्म क्या होगा भाई? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डेटा नेटवर्क, इंफॉर्मेशन सोर्स डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क या इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड डेटा नेटवर्क? जी हाँ, किसकी बात हो रही है? आपके देखो ISDN की बात कर रहे हैं, तो ISDN की बात कर ले तो इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ये आपका मेन फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलो ISDN। अगला क्वेश्चन क्या है जी हमारे पोर्शन से और कंप्यूटर का अंतिम क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस सेमीकोलन? हाँ, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ये जो शॉर्ट की है ये कॉम्बिनेशन है MS एक्सेल में। तो MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस और सेमीकोलन ये क्या करती है? करंट डेट इंसर्ट करती है, या फिर करंट टाइम इंसर्ट करती है, या फिर करंट डे को इंसर्ट करने का काम करती है, या फिर करंट
टाइम स्पैन को इंसर्ट करती है। ठीक है, तो भैया कंट्रोल प्लस सेमीकोलन अगर ये आपने दबा तो करंट डेट को इंसर्ट कर देती है एमएस एक्सेल में। ठीक है जी, कुछ शॉर्ट की है, शॉर्ट की से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है? तो भाई ये रहा मेरी पोर्शन से, आज आखिरी आपका मॉडल पेपर था, कल आप सभी लोगों का पेपर है। तो हमारी तरफ से आप सभी लोगों के पेपर के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अच्छा कीजिए, निगेटिव मार्किंग कम करके आइए और 220 प्लस का टारगेट लेके आइए। उसी बीच में कट ऑफ भी रहेगा और उसी बीच में आपको टारगेट भी करके आना है। तो भैया पूरी जीडीसी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट है। आगे केमिस्ट्री वाले पोर्शन में आप लोग चलिए और फिर मिलेंगे इसी जगह इसी यूट्यूब चैनल पे फिर किसी कोर्स के अंतर्गत। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल दी बेस्ट एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? चलिए 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 चलिए, हाँ अरे नहीं, ऑल द बेस्ट और थैंक यू सो मच, आगे होता रहेगा। चलो चलो भैया, केमिस्ट्री का पोर्शन बचा हुआ है अभी, है ना? डन, चलो केमिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े से कर लेते हैं, फिर ऑल द बेस्ट हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज स्टोर्ड इन ब्लैक कलर्ड पेंटेड सिलेंडर्स? ब्लैक कलर के सिलेंडर्स में कौन सी गैस को स्टोर करके रखा जाता है? ऑक्सीजन को रखा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन को या फिर हीलियम को? तो ये क्या थी आपकी? ब्लू कलर हुआ करती थी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? ग्रे कलर होती है। ऑक्सीजन क्या होती है? अपनी ब्लैक कलर के सिलेंडर में रखी जाती है। चलो बिल्कुल फास्ट करेंगे, बिल्कुल फास्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, मुझे पता है, तो बिल्कुल फास्ट करेंगे। मैक्सिमम आयरन प्रेजेंट इन, जो आयरन होता है सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी में आपका कहां पे प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन, फेरेटिन, मायोग्लोबिन या फिर पैरेन्काइमल आयरन? देखो हमारे बॉडी में जो आयरन होता है वो मैक्सिमम कंटेनिंग कहां पे होता है? हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में आयरन क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। देन आपका फेरेटिन और हीमोसाइड्रिन, जो हमारी क्या आती है? दो प्रोटीन्स आती है, फेरेटिन प्लस हीमोसाइड्रिन, ये हमारी क्या होती है? प्रोटीन्स हुआ करती है। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मायोग्लोबिन जो मसल्स में आपको पाई जाती है, पैरेन्काइमल आयरन, ये हमारा क्या होता है? पैरेन्काइमल फॉर्म में। यहाँ 6%, 3%, 25% हीमोग्लोबिन और फेरेटिन, और ये 65% कंप्राइज करता है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है हमारा? राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलो बिल्कुल 82 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज चाइना क्ले? चाइना क्ले किसको बोलते हैं? बेंटोनाइट, ओके ये टाल्क है, काओलिन या फिर कैलामाइन? चाइना क्ले, चाइना क्ले, जल्दी, चाइना क्ले, हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, अभी क्वेश्चन नंबर 83। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या होती है चाइना क्ले? किसको बोला जाता है? काओलिन को बोला जाता है। चाइना क्ले ही क्या है? काओलिन होती है आपकी। सी ऑप्शन क्या है? सही है। सी ऑप्शन क्या है अपना? सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डेंटल सीमेंट? जिंक क्लोराइड, NaCl, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर जेडेनो? तो जेडेनो और यूजिनॉल, जेडेनो प्लस यूजिनॉल, ये क्या होता है अपना? डेंटल सीमेंट के फॉर्म में हम यूज करते हैं। इन दोनों का यूज डेंटल सीमेंट के तौर पे किया जाता है। जी हाँ बिल्कुल, 84 का डी, चाइना के लिए काओलिन, हाँ जी, खास एलिमेंट्स, जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या है हमारी? डेंटल सीमेंट हमारी जिंक ऑक्साइड हो जाती है। गिव एन एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्बेबल एंटासिड। एब्जॉर्बेबल की बात की गई मतलब सिस्टमिक की बात की गई, और सिस्टमिक की बात की गई मतलब है क्या? कहीं अपना सोडियम बाइकार्बोनेट, देखो हाइड्रोजिलेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, ट्राइबोसिकैल्शियम फॉस्फेट, नहीं ये रहा हमारे पास में क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। डी ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। डी ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड कौन सी ड्रग है? सुलिनडैक है, एस्पिरिन है, मेफेनामिक है या फिर नेलेटिक्सिक है? तो ये क्वेश्चन तो हम बहुत बार समझ चुके हैं। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड की बात करोगे तो क्या आता है? एस्पिरिन आपका आ जाएगा, एस्पिरिन आपका
आ जाएगा। एस्पिरिन हमारा क्या होता है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड हुआ करता है। नॉन ओपियोइड डेरिवेटिव यूज्ड इन कफ सिरप, कफ सिरप में यूज किया जाता है, लेकिन कैसा, नॉन ओपियोइड, ओपियोइड हो गया, ओपियोइड हो गया, और यहां भी है, लेकिन नॉस्केपिन ये क्या है, नॉन ओपियोइड होता है। नॉस्केपिन क्या होता है, नॉन ओपियोइड हुआ करता है, नॉन ओपियोइड हुआ करता है। सी ऑप्शन जी हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है ना, सी ऑप्शन हमारा नॉस्केपिन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे आइए, फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन का स्ट्रक्चर बताइए विदाउट साइक्लिक। भाई क्या होता है, बस आपका क्या होता है, प्लेटिनम में हमारे 2 क्लोरीन और 2 एमिनो ग्रुप लगे हुए होते हैं, नॉन आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है हमारे सिस्प्लेटिन का। सिस्प्लेटिन का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सा हुआ करता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा हुआ करता है, आपका सिस्प्लेटिन का हो जाएगा। आगे चलिए, विच ड्रग कंटेन इमिडाजोल रिंग, इमिडाजोल रिंग कौन सी आती है, इमिडाजोल रिंग, तो आपको देखो कहां पे जोल क्लास की ड्रग दी गई है, फ्लूकोनाजोल, फ्लूसाइटोसिन, निस्टैटिन या फिर कीटोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल। इमिडाजोल रिंग की बात करोगे क्या हो जाता है, फ्लूकोनाजोल हो जाएगा, अरे सॉरी कीटोकोनाजोल हो जाएगा, कीटोकोनाजोल हो जाएगा, मार्क यहां कर रहे हैं, फ्लूकोनाजोल हो, फ्लूकोनाजोल हो जाएगा। ट्रायाजोल्स में आती है कौन सी हमारी, फ्लूकोनाजोल, और इमिडाजोल्स में आती है कौन सी, कीटोकोनाजोल हो जाएगा, कीटोकोनाजोल, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रिंग प्रेजेंट इन हाइड्रालाजीन, हाइड्रालाजीन में कौन सी रिंग पाई जाती है, पायराजीन, थैलाजीन है, पायरिडाजीन है या फिर पिपराजीन है। कौन सा ड्रग आपसे पूछा गया, हाइड्रालाजीन, हाइड्रालाजीन में कौन सी होती है रिंग, थैलाजीन रिंग होती है। हाइड्रालाजीन में कौन सी रिंग पाई जाती है, थैलाजीन रिंग पाई जाती है। एम्स रिवील्ड द नंबर ऑफ कैंडिडेट दैट इज 4900 प्लस एप्लीकेशंस। तो ठीक है ना, क्या दिक्कत हुई बताइए बताइए, इसमें प्रॉब्लम क्या है। डन, चलो थैलाजीन क्या हो गया हमारा, राइट आंसर हो गया। आइडेंटिफाई द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ क्विनिडीन, क्विनिडीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, माइनस या प्लस, देखो सबसे पहले तो प्लस होता है, माइनस तो हटा दो, और 8R होता है आपको, 8R, अच्छा 8R भी बाकी सब में एक ही पोजीशन पर था, देखो 8R माइनस 8 क्या होता है, R होता है, यहाँ 8S था, यहाँ 8S था, यहाँ 8S था, तो अगर आपने पढ़ा है क्विनिडीन को अच्छे से तो आप जाने यहाँ 8R 9S होता है, 8R होता है, तो आपका एक ही ऑप्शन ऐसा था, कौन सा, सी ऑप्शन था, सी ऑप्शन आपको एक ही जगह पे ऐसा दिया गया हुआ था। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आइसोटोप डिफर इन, आइसोटोप किस बात पे डिफर करते हैं, आइसोटोप क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके पास में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास, मॉलिक्यूलर मास, मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन आपका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, सेम हुआ करता है। तो क्या हो गया, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डिफर किस बात पे करते हैं, प्रोटॉन्स पे करते हैं, वैलेंसी पर करते हैं, केमिकल एक्टिविटी पर करते हैं, या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर करते हैं। तो देखो अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो उनका इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो सेम होंगे, हाँ न्यूट्रॉन्स पर ही क्या होगा, बताइए बताइए बताइए। बेस कैटलाइज्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, बेस कैटलाइज्ड है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोले तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, क्लाइजेंस-बिट कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की जब बात किया आपने, साइंस सेंटर पर जाके करना है या घर के करके लेके जाएंगे, तो कोई बात नहीं, वही पास करे लिए जाएगा, भी ब्लैंक लिए जाओ खान, और अगर वहां पे बोलेगा तो वहीं पे कर देना, क्या दिक्कत है ना, आप ब्लैंक लिए चले जाओ, अभी वहां पास जैसा भी सेंटर पे बोले वैसा कर लीजिए, अगर बोले कि यहाँ करना कर लीजिए, अगर बोले तो कर क्या रहता, ठीक है अभी कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी एडमिट कार्ड मैंने भी देखा नहीं है, तो इसलिए अभी एग्जैक्ट मैं भी नहीं बता पाऊंगा, फिर थोड़ा रुकिए।
हाँ तो बस बढ़िया, वही पे कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। इन एसिड बेस टाइट्रेशन एट pH 8.2 to 10 which indicator is used? एसिड बेस टाइट्रेशन है, किस रेंज पर हो रहा है? pH बेसिक एल्कलाइन कंडीशंस पर, एल्कलाइन कंडीशंस पर हो रहा है क्या? एल्कलाइन कंडीशंस पर हो रहा है क्या? अरे तो कौन है, एक ही तो है हमारे पास, एक ही तो है बेस कंडीशन पे, एक ही तो है बेस कंडीशन वाला, है ना? जी हाँ बिल्कुल, सभी के आंसर्स एक तरफ से डी 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 डी। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो जरा कहाँ है, ये रहा 8.2 से 10 बेस कंडीशन, कौन सा? फिनोल्फथलीन। पोटेशियम क्रोमेट इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन फजान्स मेथड, मोहर्स मेथड, वोलार्ड्स मेथड या फिर ऑल ऑफ द एबव। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 कहाँ यूज करते हैं? फजान में, मोहर में, वोलार्ड में या फिर ऑल ऑफ द एबव में? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अब इसमें भी गलत करोगे क्या? अभी इसमें भी गलत करोगे क्या आप लोग? बहुत बढ़िया, चंदन का सबसे पहले आंसर आया होगा। कौन सा है? मोहर्स मेथड। कौन सा होता है? मोहर्स मेथड। अरे कौन है, आप पहले देख तो लो। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑल ऑफ द एबव में जा रहे हैं ये लोग। वाह। एक्लोरियूरिक एसिड जो होता है वह क्या होता है? इज अ टाइप ऑफ टॉक्सिक जॉन्डिस, हिमोलिटिक जॉन्डिस, एमीबिक डिसेंट्री या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस? जल्दी बताओ क्या है? एक्लोरियूरिक एसिड, एक्लोरिक एसिड बोल रहे हैं। एक्लोरिक एसिड क्या होता है तो देखो जॉन्डिस ही, लेकिन कैसा वाला? कैसा वाला? हीमोलिटिक जॉन्डिस, हीमोलिटिक। चार्ट दिखा दे एसिड बेस टाइट्रेशन का, ये लो आराम से देख लीजिए इसे। स्क्रीनशॉट भी चाहो लेकर के आराम से एक दो बार देख लेना एग्जाम से पहले तक में, साइड भी है, आराम से पूरा स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। अगला क्वेश्चन, सिरामिडेज डेफिशिएंसी कैन कॉज। जो सिरामिडेज डेफिशिएंसी है वह क्या करेगी? फैब्री डिजीज, क्रैब्स डिजीज, फार्बर्स डिजीज या फिर गॉशर्स डिजीज? ठीक है ना? चलो 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 जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। सिरामिडेज डेफिशिएंसी आंसर्स क्या लग रहे हैं? फैब्री डिजीज, क्रैब्स डिजीज, फार्बर्स डिजीज या फिर गॉशर्स डिजीज? है क्या ये? सिरामिडेज है। किस के लिए यूज किया जाता है? सेरामाइड के लिए। सेरामाइड के लिए क्या कॉज करेगा? अगर ये नहीं रहेगा इसकी डेफिशिएंसी, क्या कॉज करेगी? फार्बर्स डिजीज। क्या कॉज करेगी? फार्बर्स डिजीज। क्या कॉज करेगी? फार्बर्स डिजीज कॉज करेगी, फार्बर्स डिजीज कॉज करेगी। ठीक है क्या? ये रहा। सिरामिडेज आपका किसके लिए होती है? सेरामाइड के लिए होता है। नहीं है तो क्या कॉज होगा? फार्बर्स डिजीज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज आपका गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड के लिए होता है, और नहीं होने पर क्या कॉज करेगा? क्रैब्स डिजीज। ऐसे ही बाकी भी आपके पास में यहाँ पे टेबल दी गई हुई है। अच्छा आगे आ जाओ। कोएंजाइम ए इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो कोएंजाइम ए होता है ये किसका डिराइव्ड होता है? निकोटिनिक एसिड का, लिपोइक एसिड का, फॉलिक एसिड का या फिर पेंटोथेनिक एसिड का? तो कोएंजाइम ए है, कोएंजाइम ए है तो कहाँ का होता है? ये पेंटोथेनिक एसिड होता है। किसका डेरिवेटिव होता है भाई? कहां से डिराइव किया गया हुआ होता है? पेंटोथेनिक एसिड से ही इसको हम डिराइव किए हुए होते हैं, पेंटोथेनिक एसिड। Which of the following is an analytical reagent used for the qualitative determination of ketones? Qualitative determinations of ketone के लिए हम कौन सा analytical reagent यूज करते हैं? मॉलिश रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मेयर्स रिएजेंट या फिर सिलिवनॉफ्स रिएजेंट? बताओ जरा जल्दी से कौन होता है? कौन होता है? कौन होता है? अब इसको गलत करोगे क्या आप ऐसे क्वेश्चंस को भी? 99 का बी कौन दे रहा है भाई? एलॉन मस्क। अमन चौहान भी 99 का बी बोल रहे हैं। जरा बताओ अरे क्या होगा? अरे क्या होगा? अरे क्या होगा? सिलिवनॉफ्स रिएजेंट क्या होगा?
सिलिवनॉफ्स रिएजेंट होगा, सिलिवनॉफ्स रिएजेंट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट के लिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। आपके पास ये भी सारे के सारे टेबल दिए गए हैं, सारे टेस्ट एक साथ हैं आपके पास रिवीजन के लिए, सारे एक साथ है रिवीजन के लिए। तो इसको आप आराम से देखिए, इसकी भी आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरूरी है आपको लास्ट टाइम क्विक प्रिपरेशन में ये हेल्प कर देंगे। लेकिन लास्ट जो आपका रिवीजन होगा, ठीक है, गलतियां नहीं, अभी ऐसी इतनी छोटी छोटी गलतियां आप कर दोगे, बताओ जरा। अरे टेबल दिया तो कौन है, यशपाल जी, टेबल था तो वहां पे डियर पूरा, आप पूरा टेबल तो वहां पे दिखा दिया आपको पहले ही। Which of the following is not an essential amino acid? कौन सा essential amino acid नहीं होता है, वैलिन, लाइसिन, ल्यूसिन या फिर सेरिन? तो जरा बताओ कौन सा है, कौन सा है? अरे सेरिन अपना क्या है, नॉन एसेंशियल में आता है। अब ये तो आप लोग रट चुके होंगे अब तक। अच्छा आंसर देख के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये गलत बात है ना, ऐसा मत करो, है ना। ये हमारे पास भी एसेंशियल्स हैं, यूआईपी हॉल फॉर एमटीटी, और नॉन एसेंशियल क्या आता है, कैटाप्पा एस ट्रिपल जी। ये सब आप लोगों को पढ़ाया गया है, सब आप लोगों को बताया गया है। वीआईपी हॉल में टीटी, और ये हुए आपके आज की आपकी एम्स सीआरई की लास्ट मॉडल पेपर, लास्ट मॉडल पेपर। और इसी के साथ हमारा जो एमसीआरई के मॉडल पेपर का जो टारगेट लेके चले थे हम लोग 6 मॉडल पेपर्स का, वो आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप इन मॉडल पेपर्स से आप लोगों को जरूर कुछ सीखने को मिला हो, आपकी प्रिपरेशन में कुछ यहाँ पे बूस्टअप जरूर आया हो, और कल आप लोग धमाका मचाने वाले हैं, है ना। बिल्कुल धमाकेदार कल की आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए वहां पे, बिल्कुल जो बोलते हैं ना कि पेपर को एकदम धुआं धुआं कर देने वाला, वैसा कुछ आना चाहिए। करेक्ट है, और जाइए बिल्कुल तहलका मचा दीजिए, फोड़ फाड़ के आइए पूरे पेपर को। प्रिपरेशन आपने बहुत अच्छी करी हुई है, बस अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिएगा, अपने आप को थोड़ा सा कूल और काम पोजीशंस में रखेंगे, आपका पेपर अच्छा ही जाएगा, क्वेश्चंस बहुत बढ़िया आप करोगे। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। आप बहुत अच्छा करो,